हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया में होती है जहां अजीब जीव मानव क्षेत्र में घूमते हैं। वे अंततः साधारण लोगों के लिए हिंसक और खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से हमारा नायक एक ऐसा व्यक्ति है जो उन सभी की परवाह करता है। वह उनमें कुछ ऐसा देखता है जो वास्तव में उसे आकर्षित करता है। वास्तव में वह उनके आसपास थोड़ा घबरा भी जाता है, लेकिन सच में वह अपने काम के लिए बहुत समर्पित है और निश्चित रूप से उसे यह अकेले नहीं करना होगा। उसके साथ सुंदर सहयोगी होंगे। संक्षेप में, यह वास्तव में एक खतरनाक दुनिया है, लेकिन जो कुछ लोगों के लिए खतरनाक है वह दूसरों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है। शहर की एक खूबसूरत रात में कोई जमीन को छूता है, यह कहते हुए कि वहाँ विभिन्न उत्तेजना की बूंदें हैं। युवा व्यक्ति उस गड्ढे को देखता है और यह भी कहता है कि पास में कुछ अजीब है। फिर भी हाथ जमीन पर रखते हुए वह उस सेल से अधिक जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उत्तेजना लगभग अपनी सीमा पर है और मेजबान अपनी शक्ति को इच्छानुसार मुक्त कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब वह पहले उस प्राणी के सुराग ढूंढ ले। अचानक उसके पीछे कुछ प्रकट होता है, बिना उसे पता चले। वह चीज तीव्रता से हिलने लगती है और उसे बहुत चौंका देती है। वह अजीब इकाई तेजी से हमला करती है और जमीन पर वार करती है, जिससे वह युवक बचने के लिए कूद जाता है। वह स्थिति का आकलन करता है और समझता है कि विचित्र प्राणी बूंदों में छिपा है, गुप्त हमले का मौका पाने के इंतजार में। उस अजीब चीज को देखते हुए वह सोचता है कि यह जानना असंभव है कि स्रोत कौन सा है। अचानक कुछ हमारे नायक के ऊपर उसका ध्यान खींचता है और उसे फिर से चौंका देता है। मुस्कुराते हुए वह खुद को तैयार करता है और कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। वह चीज हमारे नायक को मारती है और हर जगह फैल जाती है। वह युवक उस आधी मानव महिला को पकड़ता है और उससे कहता है कि भागो मत। फिर भी अजीब प्राणी उसके हाथों से बच निकलता है। ठीक हमले की कोशिश के बाद स्थिति से चकित होकर वह टिप्पणी करता है कि वह काफी खतरनाक लड़की है। वह अजीब प्राणी उसे थोड़ी डरी हुई नजरों से देखता है। हमारा नायक कहता है कि वह शर्मिंदा हो जाएगा अगर वह युवती उन पैरों को दिखाती रहेगी। प्राणी उसे सांप जैसी आंखों से देखता है, कुछ नाराज दिखाई देता है। उकसाया हुआ अजीब प्राणी और भी खतरनाक होता है, लेकिन यह हमारे लड़के का इरादा नहीं था। आदमी के सीने पर बैंगनी चीज समझाती है कि प्राणी पहले से ही उसे दुश्मन मानते हैं और उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। लड़का कुछ असहज महसूस करता है क्योंकि वह ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा करने लगती है। यह उसके हाथ को बदल देती है, जो कई टेंटिकल्स की तरह विभाजित हो जाता है। तीव्र नजरों के साथ वह हमला करने के लिए तैयार लगता है। टेंटिकल्स का उपयोग करके वह अजीब प्राणी के पैरों को बांधने में सफल हो जाता है, जिससे बचाव का कोई मौका नहीं रहता। आश्चर्यचकित होकर वह सोचता है कि क्या यह बूंदों की उत्तेजना की ताकत है। शायद लोग उस ऑपरेशन को गलत समझते हैं, लेकिन शायद मेजबान को चीजों की बेहतर समझ की जरूरत है। अचानक सुंदर प्राणी कम से कम हमारे युवा व्यक्ति की नजर में उलझी हुई टांगों में से एक को छोड़ देती है। ऐसा लगता है कि इस बार युवा व्यक्ति ने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कर पाएगी। अब आजाद होकर वह पूरी ताकत से उस पर झपटती है। यह हमारे युवा व्यक्ति के लिए अंत हो सकता है। उस अजीब टेंटिकल हाथ का उपयोग करते हुए वह प्रतिक्रिया करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी प्रतिशोध करने का इरादा रखती है। इस बार टेंटिकल्स विभिन्न स्थानों को बांधते हैं, हमारे नायक के लिए एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वह संतुष्ट महसूस करता है और टिप्पणी करता है कि उसे इस तरह लड़ते हुए देखना पसंद है, पूरी इच्छा के साथ। हाँ, इस बार उसके विचार काफी अश्लील थे और उसका परजीवी उसका ध्यान खींचता है। फिर वह प्राणी एक बड़ा मुंह खोलता है। उस मुंह के अंदर से एक और मुंह निकलता है जो और आगे बढ़ता है। एक एलियन जैसा दिखता है और लड़के को जो वह देखता है वह काफी अप्रिय लगता है। अब अजीब प्राणी उसे बांध लेता है और उसके आघात के कारण वह हमले पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। कुछ हद तक घायल, वह सोचता है कि यह उसका अंत है। प्राणी का मुंह अजीब तरह से बड़ा है और ऐसा लगता है कि वह उसे पूरा निगल जाएगा बिना कुछ छोड़े। अपनी मौत का सामना करते हुए वह सोचता है कि चीजें इस तरह क्यों हो रही हैं। आखिर मैंने इसके लिए साइन अप क्यों किया? युवा व्यक्ति सवाल करता है। ये चांग जेक्वान है, एक हाई स्कूल छात्र। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी वह देखता है उसे देखते हुए वह वास्तव में नहीं कह सकता कि कुछ भी अजीब माना जा सकता है। शुरुआत में उसने डर का अनुभव किया, जो सामान्य था, मान लेते हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह उन्हें देख सकता था। कुछ ऐसा होने का झटका जिसे वह अकेले आनंद ले सकता था। अंत में इसने हमारे छोटे नायक को गहराई से मोहित कर दिया। हर कोई सोचता है कि वह अजीब है, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी, जिन्होंने उसके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है और छुट्टियों के दौरान वापस आने के बारे में भी नहीं पूछते। अचानक वह सोचता है, ये अभी क्या था? ऐसा लगता है कि ये लाल निशान कुछ बहुत ही अजीब है। आश्चर्य में दौड़ते हुए वह पूछता है कि क्या उस गली में कुछ है, जब अचानक एक अजीब चीज उसके चेहरे पर लगती है। उस छोटी सी चीज को अपने हाथों में पकड़कर वह सोचता है कि यह क्या हो सकता है, और वह पूरी प्यारी छोटी मिनी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं जब वे सुनते हैं कि वह उन्हें अपना पालतू बनाना चाहता है। वह छोटा प्राणी कूदते हुए भाग जाता है और हमारा हीरो उसके पीछे। एक महिला उस छोटी चीज को अंदर ले जाती है और पूछती है कि क्या वह अजीब प्राणियों द्वारा छोड़ी गई भावनाओं की बूंदें देख सकता है। वह विनम्रता से पूछती है कि क्या वह उन प्राणियों को देखता है, जबकि वह प्राणी डरा हुआ है। थोड़ा लाल होते हुए युवा व्यक्ति सोचता है कि वह एक अद्भुत महिला है और अपनी आंखें बंद होने पर भी वह उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता को महसूस कर सकता है। वह सोचता है कि उस अद्भुत महिला को देखकर भी उसका दिल बेचैन है, कुछ कहना चाहता है। वह महिला शायद इंसान नहीं है,
वह कुछ अजीब तरह की मानव जैसी है। वह यह देखकर हैरान है कि इंसान अजीब चीजों में रुचि रखते हैं और पूछती है कि क्या वह उसके लिए काम करना चाहेंगे। चांग जेक्वान जानना चाहते हैं कि क्या इसके साथ काम करने से उन्हें और अधिक राक्षस देखने को मिलेंगे, लेकिन वह खुद को सुधारते हैं क्योंकि उन्हें अजीब के रूप में जाना जाता है। वह बताती है कि वह दुनिया भर में अजीब चीजों की खोज करती है मदद के इरादे से, और अगर वह नौकरी स्वीकार करते हैं तो वह उनमें से कई से मिल सकेंगे। फिर वह कहती है वह उसे सभी आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है। ये मानते हुए कि हमारे नायक में उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का साहस है। पीछे मुड़कर देखने पर अब उसे पता है कि उसने यह नौकरी क्यों स्वीकार की, सभी विचित्रताओं के साथ एक दयालु जीवन जीने के लिए। फिर कोई पूछता है कि क्या वह नया मानव फ्रीलांसर है। वह जानना चाहती है कि क्या यह उसका काम करने का तरीका है, मछली की तरह जमीन पर तड़पना। युवा आदमी के चेहरे को छूते हुए वह पूछती है कि क्या उसे वास्तव में अजीब चीजें पसंद हैं। उत्साहित होकर वह कहती है कि उसे तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। वह लड़का कुछ भी नहीं समझता और पूछता है कि वह लड़की कौन है क्योंकि यहाँ खतरनाक है। जैसे ही प्राणी जोर से हमला करता है वह कहता है कि उसके लिए सुरक्षित रहने के लिए पीछे हटना बेहतर होगा। वह कूदकर दूर चली जाती है युवा आदमी को लेकर और राक्षस के प्रहार से बच जाती है। फिर वह पूछती है कि क्या वह उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक बैग की तरह उठाते हुए वह कहती है कि अगर वह न होती तो वह मर चुका होता। हमारा युवा व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं, लेकिन वह निशानों से भरा हुआ है। उस खूबसूरत महिला को याद करते हुए वह सोचता है कि क्या उसने लड़की को मदद के लिए भेजा था। फिर वह भावुक हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी परवाह करती है। चीजों को स्पष्ट करना चाहती हुई लड़की बताती है कि उसका उन अजीब प्राणियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अधिक गंभीरता से वह कहती है कि उनसे निपटना उस लड़के की क्षमताओं पर निर्भर करेगा। प्राणी हार मानने को तैयार नहीं लगता और उनके रास्ते में कूदकर खड़ा हो जाता है। एक तेज हरकत में ऐसा लगता है कि गली में कुछ उड़ता है। हमारा नायक जमीन पर गिर जाता है जबकि लड़की का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया लगता है। वह चीज गेंद की तरह लुढ़कती है जबकि चांग जैकुन मूर्ख की तरह जमीन पर पड़ा देखता रहता है। वह चिल्लाती है, उसे बेवकूफ कहती है कि वह मरा नहीं है और उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है, लेकिन हमारा नायक अपनी रक्षा करता है। कहता है कि वह मूर्खता नहीं कर रहा है, वह सोच रहा है कि स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह कहता है कि इस व्यक्ति को वे अजीब फुसफुसाने वाला कहते हैं। प्राणी कुछ अजीब महसूस करता है और गुस्से में वह युवक पर हमला करता है, लेकिन वह स्थिति से अप्रभावित रहता है और कहता है कि राक्षस अधीर है। अगले ही पल प्राणी का पैर ऊर्जा की एक रेखा से टकराता है। जैसे ही वह लड़खड़ाता है लड़का उसे चेतावनी देता है कि टकराने से बचें। फिर कई रेखाएं प्राणी को मारने लगती हैं और वह जमीन पर बंधा हुआ पराजित हो जाता है। फिर वह कहता है टपकती हुई बेचैनी को अवशोषित करना, टपकती हुई बेचैनी को पुनर्निर्मित करना। वह समझाता है कि यह पहला शक्ति है जो उसे इस अजीब से मिली है और यह बेचैनी को नियंत्रित करने की अपार शक्ति रखती है। वह प्राणी से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मदद करने के लिए वहां है, लेकिन अजीब बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता और एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह उन बंधनों से खुद को मुक्त कर लेता है। वह बोलता हुआ सिर उसे सावधान रहने के लिए कहता है कि चीजें पागल हो रही हैं और प्राणी पूरी ऊर्जा के साथ उस पर हमला करने की तैयारी करता है। उसके सीने में वह चीज भी हिलती हुई लगती है और फिर से वह राक्षस पर धागों का एक और गुच्छा फेंकता है। प्राणी फिर से पूरी तरह से बंध जाता है। उसके ऊपर वह उसकी गोद में एक युवती की तरह गिर जाता है। करुणा से भरा हुआ वह सोचता है कि यह शर्म की बात है। वह टिप्पणी करता है कि उसकी सभी चोटें ठीक हो गई हैं। वह कहता है कि उससे मिलने से पहले उसने दीवारों और फर्श पर उत्तेजना की बूंदों से भरा एक क्षेत्र पाया और वह नंगे पांव आकृति की तरह तेज और कुचले हुए पत्थरों वाले स्थानों से गुजरी जिससे क्षेत्र दागदार हो गया। वह कहता है कि अन्य लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उसने इसे तुरंत देखा जब उसने उसे देखा, और अगर वह उसके व्यवहार की ओर आकर्षित नहीं होता तो उसने इस पहलू को पहले ही देख लिया होता। कोई भी उसके इस दुनिया में होने की असुविधा या दर्द को महसूस नहीं कर सकता और वे कभी भी उन घावों को ठीक नहीं कर पाएंगे। हालांकि अंत में अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। वह बस उम्मीद करता है कि वह उसके साथ अपनी दुनिया में लौट सके और उसके पैरों की देखभाल कर सके। प्राणी उसे देखता है, अब शांत है, जबकि लड़की खुद को लेगो की तरह जोड़ती है। वह पूछती है कि क्या हो रहा है। चिढ़कर वह पूछती है कि वह ब्लिट्स की शक्ति कैसे छीन लेता है और कहती है कि अगर उसने हमला वापस किया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। वह पूछती है कि क्या वह एक अजीब को इसी तरह देखता है जैसे एक युवा लड़की बिना प्यार के। चांग जिकुन प्राणी से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सिर्फ ईर्ष्या कर रही है। वह दूसरी लड़की कहती है कि अब वह समझ गई है कि वह अजीबोगरीब की फुसफुसाहट करने वाला क्या मतलब है। संतुष्ट होकर वह कहती है कि यह परीक्षण साबित करता है कि वह इस काम के योग्य है। उत्साहित होकर वह कहता है कि वह भी एक अजीबोगरीब है और वह नहीं समझता कि वह कैसा महसूस करती है। दूसरी महिला से सांत्वना लेते हुए वह कहती है कि वह अजीब है, लेकिन उससे उसके लिए कुछ विचार करना चाहिए। अब वह भी संतुष्ट लगती है और दूसरी महिला कहती है कि जैसा कि उन्होंने पहले सहमति की थी वह उसे अजीबों की भूमि में ले जाएगी ताकि वह देख सके कि वे वास्तव में कैसे हैं। खैर, स्थिति से प्रसन्न होकर वह वहां जाने के लिए उत्सुक है। कुछ समय बाद वे एक कार की ओर चलते हैं। महिला दरवाजा खोलती है, उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करती है। अंदर अजीब के साथ वह पूछता है कि क्या वह गाड़ी चला सकती है। लड़की कहती है कि उन्होंने बस अनुकूलन कर लिया। फिर वह उस अजीब चाबी को कार में डालती है। गाड़ी शुरू होती है और उसके नीचे ऊर्जा घूमने लगती है। वह हैरान है कि वह वास्तव में गाड़ी चलाना जानती है। गाड़ी जमीन में धंसने लगती है। ऐसा लगता है कि पूरी गाड़ी उस गुलाबी गड्ढे में प्रवेश कर गई है। किसी प्रकार के पोर्टल को पार करते हुए ये नीचे उतरती रहती है और वह समझता है कि यह भी एक अजीब चीज है। वे आगे बढ़ते रहते हैं जबकि रंगीन रोशनी पूरे स्थान को भर देती है। प्रभावित होकर वह सोचता है कि यह किस प्रकार की यात्रा है। उसके शरीर की हर कोशिका उत्तेजित हो जाती है जैसे वे तैरते और उड़ते हैं। वह चीज अंतरिक्ष में उड़ती रहती है जब तक कि वे एक गड्ढे से नहीं टकराते। उस प्राणी के बाहर हाथ रखते हुए महिला कहती है कि वे पहुंच गए हैं।
हमारा नायक धीरे से कार से बाहर निकलता है। वह जमीन पर गिरता है, पूरी तरह से बिखरा हुआ। वह आगे देखता है और जो देखता है उससे चकित हो जाता है। उन सभी अजीब चीजों को देखकर वह सोचता है कि क्या यह अजीब चीजों का देश हो सकता है, और वह वास्तव में इससे मोहित हो जाता है। उसे वे सभी प्यारे लगते हैं, जबकि लड़की उनकी छोटी छोटी बातों की आलोचना करती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि मानव रीति रिवाजों के अनुसार वे बैठकर बातचीत करने के लिए एक जगह ढूंढ सकते हैं। फिर वे उस जगह की ओर बढ़ते हैं और कई हाथों वाली एक लड़की उनका स्वागत करती है। इस बीच बारटेंडर काम को आसानी से संभालता दिखता है। कोई घोषणा करता है कि 4 नए मेहमान आ गए हैं। अब यह अजीब सा छोटा समूह आराम से बैठा है और कोई एक अनोखा पेय गिलास में परोसता है। महिला अपना हाथ बढ़ाती है और उससे इसे आजमाने के लिए कहती है। वह एक जार से कुछ अजीब गेंदें निकालती है, उसे खोलती है और उन्हें गिलास में गिरा देती है। वह कहती है कि उस जगह का नाम मूनराइज है और वह उस जगह की स्वामिनी है जिसे नॉन एंटिटी कहा जाता है। हमारा युवा व्यक्ति सोचता है कि वह खुद को कुछ नहीं कहकर खुद को क्यों छोटा करती है। दूसरी लड़की उसे थप्पड़ मारती है। उसे कहती है कि वह शब्दों का खेल न करे। वह मुस्कुराती है, कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा कि उसके नाम का मानव भाषा में क्या मतलब है, और यह उसे उसके बहिष्कार की याद दिलाता है। हमारा नायक इस बहिष्कार की कहानी के बारे में जिज्ञासु हो जाता है। वह समझाती है कि लगभग सभी अजीब जीव वे इस दुनिया के लिए अजीब प्राणी हैं, क्योंकि वे किसी और दुनिया से निर्वासित हैं। वह कहती है कि प्राचीन दुनिया में भी वे अजीब विदेशी थे, और सच्चाई ये है कि केवल एक गलती उनके आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकती है। वे किसी भी समूह में फिट नहीं होते और उन्हें एक आपदा के रूप में देखा जाता है। वास्तव में ये कहने के बजाय कि मूनराइज उनका घर है, वे कह सकते हैं कि यह उनकी जेल है। उसने कहा कि वह हमारे युवा व्यक्ति पर भरोसा करेगी कि वह वहां रहने वाले अजीब प्राणियों को बताए कि वे शांति से रह सकते हैं। ये उनकी सुरक्षा के लिए और इस दुनिया की सुरक्षा के लिए होगा। चांग जिकुन कहते हैं कि यह ठीक है जब तक वे उसे अजीब के करीब जाने से नहीं रोकते। वह जवाब देती है कि हालांकि वह उसकी प्रतिभाओं पर भरोसा करती है, वहां की लड़की एहतियात के तौर पर उसके साथ काम करेगी। फिर वह अपना परिचय गुआन शिव के रूप में देती है और कहती है कि वह एक स्थानीय है, ये समझाते हुए कि उसे भी विचित्र का ध्यान रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन उसने कहा उसके वरिष्ठ के रूप में कि उसने उसे अभी तक ठीक से नहीं पहचाना है, और पूछती है कि क्या वह विचित्र को अच्छी तरह समझता है। फिर वह सुझाव देती है कि वह यह पहचानने की कोशिश करे कि कौन सी विशेषताएं उसे विशेष बनाती है। वह समझाता है कि उसकी व्यक्तित्व काफी खराब है और यह एक अजीब के लिए विशेष है। लड़की नाराज हो जाती है और उस पर झपटती है, कहती है कि वह सभी मानव महिलाओं की ओर से गुस्सा होगी और उसे मारेगी। लेकिन अचानक हमारा नायक उसके चेहरे को छूता है, कहता है कि वह पिटना पसंद नहीं करेगा। उसे आश्चर्यचकित करते हुए वह कहता है कि वह इसके बजाय कार्य करना पसंद करता है। फिर वह आसानी से अपना सिर अपने शरीर से हटा देता है। वह पूछती है कि क्या उसे लगता है कि अपना सिर हटाकर वह उसे डराएगा। लेकिन हमारा हीरो उसके कहने पर हैरान लगता है और अगले ही पल वह उसे चूमने के लिए झुकता है। इससे जगह का मालिक और अन्य अजीब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लड़की को छूने से पहले वह कहता है कि यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था और उससे दूर धकेल देता है, ये कहते हुए कि यह वास्तव में एक अजीब और अमानवीय भावना है। वह कहती है कि वह समझ नहीं पाती, पूछती है कि क्या वह इसी तरह इसकी पुष्टि करता है। फिर वह जवाब देता है कि अगर वह वास्तव में इस क्षेत्र की एक विचित्र है तो वह लियाओ जाई की कहानियों में दर्ज सुंदर सिर होनी चाहिए। यह उन कहानियों जैसा है जो एक बहुत सुंदर महिला के सिर को दर्ज करती हैं। वह जोड़ता है कि यह शरीर एक कृत्रिम अंग की तरह है जिसे वह मानव के रूप में पास करने के लिए उपयोग करती है, और जब सिर जुड़ा होता है तो वह इसे नियंत्रित कर सकती है। कहानी को जारी रखते हुए वह उसे बताता है कि अगर कहानी सही है तो उसके पास केवल एक हाथ होना चाहिए जो उसके मूल शरीर का है। फिर गुआन जियो उसे सिर से मारकर हमला करती है, यह पूछते हुए कि वह इस तरह की विकृत बातें क्यों कर रहा है। लेकिन हमारा लड़का पहले से ही एक हिंसक स्थिति की उम्मीद कर रहा था जब लड़की उसके हाथ को कुत्ते की तरह काटती है। अंत में वह सिर को पकड़कर वापस जगह पर लगा देती है, जबकि वह कहता है कि उसे आखिरकार समझ आ गया। वह कहता है कि उसका सिर सिर्फ दुश्मनों को धोखा देने के लिए है और हाथ ही असली शरीर है। वह इस बयान से काफी प्रभावित लगती है और उसे फिर से एक अजीब हेडबट के साथ हमला करती है। उसे नरक में जाने के लिए कहती है। हमारा नायक उस जगह से फेंक दिया जाता है और कांच के माध्यम से गिरता है। वह इस स्थिति से आश्चर्यचकित लगता है। उसे अजीब लगता है कि वह अभी भी हवा में गिर रहा है। वह सोचता है कि क्या यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और क्या इस जगह को मून कहा जाता है, जो एक विशाल अजीब जगह है। अचानक उस प्राणी के साथ कुछ होने लगता है और कुछ हरे टेंटिकल्स उभर आते हैं। वे हमारे हीरो की ओर बढ़ते हैं जो अभी भी हवा में गिर रहा है। फिर वे लड़के के हाथों और पैरों के चारों ओर लिपट जाते हैं, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वे उसे बचाकर मूनराइज की ओर खींच लेते हैं। कोई उसे बताता है कि वहां कुछ बार खेलना ठीक है। फिर वह जोड़ती है कि उसे उम्मीद है कि दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे, लेकिन लड़की अंदर से बहुत उत्साहित नहीं लगती। फिर वह कहती है कि यह पहले से तय हो चुका है और आज रात उन्हें साथ में रहना चाहिए। इस स्थिति से लड़की चिढ़ जाती है और लड़का थोड़ा चिंतित हो जाता है। थोड़ा अविश्वासी होकर वह पूछता है कि क्या यह उसका कमरा है। वास्तव में ये एक बहुत अच्छा कमरा लगता है, लेकिन वह चिढ़ाता है, कहता है कि यह उसे किसी अजीब जगह की याद नहीं दिलाता। फिर लड़की बेडरूम का दरवाजा पटकती है और पूछती है कि क्या अब उसे महसूस होता है। एक थोड़ी अजीब मुद्रा में वह पूछती है कि क्या यह उसे किसी अजीब जगह की याद दिलाता है। वह फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का बच जाता है। दीवार में अपनी उंगलियां गड़ाते हुए वह कहता है कि खेल के लिए समय नहीं है, यह देखते हुए कि उत्तेजना बढ़ रही है और चीजें गंभीर हो रही हैं। फिर वह अपनी शक्ति का उपयोग करके कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। वह उसके शरीर को उन गुलाबी टेंटिकल से बांधना शुरू करता है और ऐसा लगता है कि वह लड़की को स्थिर करने में सफल हो रहा है। अब वह लड़की के नियंत्रित होने पर थोड़ा शांत महसूस करता है, लेकिन वह इस तरह बंधे होने पर नाराज लगती है और वह उत्तेजना को अवशोषित करना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि यह काम कर गया, लेकिन उसे ध्यान में रखना होगा कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अजीब के खतरे के स्तर को घृणास्पद, खतरा वर्ग, घातक वर्ग और महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
थोड़ी देर बाद जब मेजबान उसके साथ सहजीवन में प्रवेश करती है, वह एक जूनियर विचित्र बन जाती है जो अकेले एक महत्वपूर्ण वर्ग को संभाल सकती है। वह केवल एक प्रबंधक के रूप में संचार और समर्थन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि अगर वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाती है तो वह एक घातक वर्ग की विचित्र बन जाएगी और ऐसा लगता है कि वह फिर से डिस्कनेक्ट हो रही है। उसका बाकी शरीर जमीन पर स्थिर दिखाई देता है जबकि वे दो हिस्से हमारे नायक के सामने तैर रहे हैं। वह जो हो रहा है उससे हैरान है। उसे एहसास होता है कि उसका हाथ और सिर ढीले हो गए हैं और अपार्टमेंट की दीवार में धंस रहे हैं। चूंकि लड़की के पास ये शक्तियां हैं, वह किसी भी दिशा से हमले की उम्मीद करता है। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है, लेकिन इससे पहले कि वह देख सके कि क्या हो रहा है, उसे पीठ में चोट लगती है। फिर वह जमीन पर सीधे गिर जाता है एक जोरदार टक्कर के साथ। वह कहती है कि उसने सही समझा कि वह सामग्री के आर पार जा सकती है और हर चीज को नियंत्रित कर सकती है जिससे वह जुड़ी हुई है। लेकिन वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? चांग जिकुन जमीन पर असहाय पड़ा है जबकि वह हमला करने की तैयारी कर रही है। अचानक एक हाथ पीछे से निकलता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वह समझाती है कि यह बेजार्स का स्वागत समारोह है जो ताकत के बारे में उनकी स्थिति स्पष्ट करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने यह पहले कभी नहीं देखा और उसे सीनियर कहता है। फिर वह समझाती है कि वे बेजार्स के प्रबंधक हैं और उनके लिए पूर्ण विजय ही सत्य है। गुआन जो कहता है कि उसे उस इकाई से स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन वह किसी भी मान्यता से अधिक दमन को पसंद करती है। वह कुछ क्षण के लिए चुपचाप देखता है, फिर अगले ही पल वह अपनी शक्ति सक्रिय करता है और उसके मुंह से एक गुलाबी टेंटिकल निकलता है। ऐसा लगता है कि इसने लड़की को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वह भ्रमित हो गई। फिर वह चीज उसके चेहरे पर सीधी लगती है। वह उसे बताता है कि वह उसे उस विजय की चीज को उस पर आजमाने नहीं देगा। एक अजीब से मुस्कान के साथ वह कहती है कि यह इतना बुरा नहीं है। चिढ़कर वह उसे कहती है कि जब तक उसकी जिद खत्म नहीं होती तब तक सोने के बारे में सोचना भी नहीं। फिर उस सुंदर अजीब दुनिया में दिन निकलता है और वह इकाई आती है, सभी को नमस्ते कहती है। चांग जिकुन एक इंसान से ज्यादा झोंबी जैसा दिखता है, लेकिन वह अभिवादन का जवाब देता है। वह कहता है कि वह उस अजीब स्लीपिंग बैग की बजाय बिस्तर में होना पसंद करेगा, जबकि लड़की काफी संतुष्ट होकर सो रही है। ऐसा लगता है कि अब खाने का समय हो गया है। लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं है, जबकि बॉस पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था। वह लड़की के लिए माफी मांगती है अगर उसने उसे परेशान किया, क्योंकि परीक्षण के दौरान कुछ हुआ जिसने उसे परेशान कर दिया। फिर वह लड़की से कहती है कि उसे इसे देखने दे। थोड़ी अनिच्छा से वह अपनी जैकेट उतारने लगती है और कहती है कि वह समझती है। फिर वह अपने कपड़े खोलने लगती है और वह जो हो रहा है उससे हैरान हो जाता है। वह कहती है कि एक अजीब प्राणी उसकी देखभाल कर रहा था और उसे पता नहीं चला कि वह कब चला गया। हैरान होकर वह पूछता है कि क्या वह उस गड्ढे में रहती थी और वह किस तरह का अजीब था। वह जवाब देती है कि यह वही था जिससे वे पहले मिले थे और उसका नाम नेहरू है। ये एक विशेष रूप से जिज्ञासु बिजार है, लेकिन उसने सोचा कि इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इसे गुआनशू के साथ छोड़ दिया। फिर वह पूछती है कि क्या वह उसकी गलती को सुधारने में मदद करने के लिए तैयार है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि चूंकि यह एक काम है वह स्वीकार करता है, लेकिन कुछ और भी है। थोड़ा पागल दिखते हुए वह कहता है कि जब यह खत्म हो जाएगा तो वह उस छोटे जीव को निचोड़ना चाहता है और लड़की उत्सुकता से सहमत होती है। वह समझाता है कि आगे बढ़ने से पहले उसे उस जगह की जांच करनी होगी जहां वह रहता था, ताकि कुछ उपयोगी सुराग मिल सके। वह इससे बहुत खुश नहीं है, लेकिन उसे जल्दी करने के लिए कहती है। फिर वह उस छेद को छूते हुए आगे बढ़ता है और वह संदेह करने लगती है। वह उस अजीब चीज के अंदर महसूस करने लगता है। वह कहता है कि उसका कृत्रिम शरीर वास्तव में बहुत सुंदर है और वह संतुष्ट महसूस करती है, ये पुष्टि करते हुए कि यह उसका अपना काम था। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। यह उसे थोड़ा हिला देता है। वह बाहर देखता है और सोचता है कि यह नेहरू है। उस दूसरी तरफ की खिड़की में वह उस जीव को एक विशाल जानवर की तरह देखता है। उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है। भले ही यह अजीब हो, यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। द्वंद्व तालिका पर एक कुछ अजीब माहौल में जारी रहता है। लड़की इसके बारे में थोड़ी शर्मीली हो गई लगती है। फिर वह कहती है कि मानव शिष्टाचार के अनुसार उसे उससे माफी मांगनी चाहिए। वह माफी का इंतजार करता है, लेकिन वह चुप रहती है। फिर वह उसे इस तरह देखती है जैसे उससे कुछ करने की उम्मीद कर रही हो। वास्तव में वह उम्मीद कर रही थी कि वह कह दे कि सब ठीक है, ताकि उसे माफी न मांगनी पड़े, जो उसके लिए काफी सुविधाजनक होता। वह जानना चाहता है कि वह इंसानों के बारे में इतना जानने के बावजूद इंसान की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकती। उसके लिए इंसान हमेशा दुर्भावनापूर्ण योजनाएं बनाते रहते हैं, इसलिए वह उनके आसपास अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकती। फिर वह हमारे आदमी से पूछती है कि कुछ इंसान अजीब जीवों को इतना पसंद क्यों करते हैं जब उन्हें वास्तव में डरना चाहिए। उसे याद है कि उसने पालकुने नाम के एक आदमी से कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि दूसरों ने पहले उन पर हार मान ली थी। वह इस स्थिति के बारे में थोड़ी विचारशील लगती है। फिर खुद को बहुत ऊंचा और महान महसूस करते हुए वह कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उस आदमी की अच्छी समझ और अच्छा स्वाद है। लेकिन वह निष्कर्ष निकालती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग उसके जैसे दोस्त नहीं होते, और वह इसे अपने दिल में महसूस करता है। लड़की भी कुछ हद तक घमंडी है और कहती है कि वह उसे पहली बार प्रबंधक के रूप में सलाह देगी। वह समझाती है कि अजीब जीवों की खोज और देखभाल के इस व्यवसाय में इंसान अक्सर उन्हें सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। चांग जेकुन कहते हैं कि वह समझते हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में वह उससे कुछ समझाएंगे, और वह टिप्पणी करते हैं कि उसका सख्त पक्ष फीका पड़ रहा है, जिससे लड़की कुछ तनाव में आ जाती है। अगले ही पल वह कार फिर से मानव दुनिया में दिखाई देती है। उससे बाहर निकलते हुए वह कहती है कि आगे बढ़ो और पूछती है कि क्या वह महसूस कर सकता है कि नेहरू कहाँ हो सकता है।
लेकिन वह समझाता है कि वह केवल अजीब जीवों का सही मूल्यांकन कर सकता है और उसके पास संचार कौशल नहीं है। फिर भी वह दावा करता है कि उसे इसका आभास हो सकता है। जिज्ञासु होकर वह पूछती है कि यह क्या होगा और वह उसे बस उसके पीछे आने के लिए कहता है। उसे लगता है कि वह विशाल आंख तब प्रकट हुई जब उसने नेहरू के घोंसले में उसकी आभा पाई। अचानक वे किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनते हैं। एक महिला निराशा में जमीन पर पड़ी है, पूछ रही है कि वह चीज क्या है और उससे विनती कर रही है कि वह पास न आए। उत्साहित होकर गुआनजियो को एहसास होता है कि उन्होंने इसे अभी सड़क पर पाया है और इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह छोटा प्राणी इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं है और उनसे दूर कूदने लगता है। थोड़ी निराश होकर वह देखती है कि यह बस हवा में गायब हो गया है। चांग झेगुन और सोचता है कि यह प्राणी की कोई बचाव कला थी और मानता है कि यहाँ तक कि गुआनशियो भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। वह उस महिला के बारे में कुछ देखकर हैरान है और हताशा में वह पूछती है कि क्या उसने भी वह देखा। अनियंत्रित रूप से चिल्लाते हुए वह कहती है कि यह एक राक्षस था। रोते हुए वह दावा करती है कि प्राणी ने जाकर उसके नट्स खा लिए। चांग झाओगुआन को लगता है कि वह वास्तव में उस स्थिति पर विश्वास नहीं करता। वह कहती है कि यह एक आध्यात्मिक समर्थन है जिसका वह कभी आनंद नहीं ले सकती, इसलिए वह वहां गई, लेकिन इस बार भी वह सहज नहीं हो पाएगी। उसे याद आता है कि बॉस ने कहा था कि नेहरू नई चीजों की ओर आसानी से आकर्षित हो जाता है और उसे लगता है कि वह नट्स के बारे में जिज्ञासु था। लड़की हिल गई है, कह रही है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कुछ इतना भयानक दिखेगी और जानना चाहती है कि लड़का क्या सोचता है, लेकिन वह कहता है कि उसने ऐसा भयानक राक्षस कभी नहीं देखा। फिर वह पागल लगने के लिए माफी मांगती है और सोचती है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की थी जो उसे अजीब नहीं समझेगा। हमारा नायक इस पर विचार करता है और याद करता है जब लोग उसे अजीब और एलियन कहते थे, वे उसे चिढ़ाते थे, पूछते थे कि क्या वह वास्तव में इंसान है, कहते थे कि वह बहुत अजीब है। वह यह भी सोचता है कि अन्य लोग और भी अजीब थे। फिर अचानक कोई इशारा करता है कि वह रहा। आदमी लड़की को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि वह कई बार पागल खाने से भाग चुकी है और यह उन्हें परेशान करता है। वे कहते हैं कि जब वह लौटेगी तो उसे एक स्ट्रेट जैकेट में रखा जाएगा। खैर, वह चिल्लाती है कि वह अभी तक चेस्टनट्स नहीं खा पाई है। गुआनजियो पूछता है कि क्या वह वही लड़की नहीं है जो थोड़ी देर पहले नेहरू के साथ शामिल थी, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह सिर्फ मानसिक समस्याओं वाली एक मरीज है और आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। और वह कहता है कि जब वे नेहरू को ढूंढ लेंगे तो उसे उम्मीद है कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा होगा। फिर अचानक कोई पास आता है और इस नाम के बारे में पूछता है। वह आदमी उत्सुक है कि चांग झाओगुआन ने उस चीज को नेहरू कहा। वह कहता है कि यह दिलचस्प है और उन्हें उसके पीछे आने के लिए कहता है क्योंकि इस बार वह उन्हें इकट्ठा करने में सफल होगा। इस बीच वहां पीछे आदमी लड़की को रोकते हैं। प्राणी हमारे पीछा करने वाले जोड़ी से भागता रहता है। ये स्नैक बार में होने के बारे में जिज्ञासु है। फिर यह सोचता है कि क्या वह मानव भोजन में रुचि लेगा, लेकिन सौभाग्य से अभी लंच का समय नहीं हुआ है और वे शायद जल्द ही उस प्राणी को पकड़ सकें। लड़की जानना चाहती है कि यह कैसे किया जाएगा। उस स्नैक बार से भरी जगह में यह ज्यादा भीड़-भाड़ वाली नहीं लगती। फिर वह उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और बताता है कि वह विक्रेताओं में से एक है। उसे यह मजेदार लगता है जैसे अचानक लड़का पहली बार खरीदारी करने जा रहा अजीब अकेला व्यक्ति हो, और वह अपनी सफाई में कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना जानता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह समझाता है कि हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लड़की आश्वस्त नहीं होती, जबकि वह उसके पीछे डरपोक पिल्ले की तरह छिप जाता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व करती है। वह समझाती है कि यह शरीर विशेष रूप से इंसानों से निपटने के लिए है और कहती है कि वह उसे दिखाएगी कि वह इसमें कितनी अच्छी हो गई है। स्टॉल के पास जाकर वह विक्रेता का ध्यान आकर्षित करती है। अपनी पूरी दृढ़ता दिखाते हुए वह कहती है कि उसे तला हुआ चिकन चाहिए। परिचारक सोचता है कि वह बहुत ही विनम्र युवती है। वह चिकन दिखाती है, पूरी तरह संतुष्ट, जैसे मिशन सफल हो गया हो। ऊपर से छोटा प्राणी स्थिति को देखता है और वे महसूस करते हैं कि नेहरू उन्हें देख रहा है। ऐसा लगता है कि प्राणी इसमें काफी रुचि रखता है, शायद अच्छी खुशबू के कारण। हमारा लड़का चुपचाप प्राणी को देखता है, लेकिन वह नोटिस कर लेता है और उड़ जाता है। गुआनजियो थोड़ा निराश महसूस करता है, सोचता है कि यह खराब हो गया और ऑपरेशन के लिए पैसे भी गए। चांग झाओगुआन सोचते हैं कि यह नेहरू को पसंद नहीं है, शायद उस प्राणी को कुछ और स्वादिष्ट पसंद है। लड़की जानना चाहती है कि वह गहरे स्वाद से क्या मतलब रखते हैं। फिर वह इशारा करते हैं, पूछते हैं कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। कुछ समय बाद वे खाने के स्टॉल के पास जाते हैं। एक महिला पूछती है कि वह गंध क्या है और वे एक मेज पर बैठे हैं जहां कुछ बहुत तेज गंध आ रही है। एक सुंदर प्लेट में खाना परोसा जाता है और काफी संतुष्ट होकर वह कहता है कि इसका नाम लुओसिफेन है। लड़की थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है और नहीं जानती कि यह काम करेगा या नहीं। चांग झाओगुआन भी यह गारंटी नहीं दे सकते कि यह काम करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ऐसा होगा। अचानक छोटा जीव मेज के किनारे पर दिखाई देता है और उस अनोखे खाने की डिश की ओर चढ़ने लगता है। वह छोटा जीव वाकई प्यारा है। उस जगह पर कुछ अजीब सा माहौल बन रहा है। लड़की यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह वहां क्यों है और खा क्यों नहीं रहा। हमारा नायक प्राणी को चुपचाप देखता है। अंत में वह छोटे प्राणी से माफी मांगता है, यह कहते हुए कि उसने सब कुछ गलत समझा। वह बताता है कि उसे याद है कुछ समय पहले जब प्राणी उसे देखकर भाग गया था। ऐसा लगता है कि यह इसलिए नहीं था कि प्राणी को कुछ और आकर्षक मिला या वह निराश या डरा हुआ था। वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि उसने किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया था जिसकी तीव्र जुनून ने उसके स्वाभाविक प्रवृत्तियों को घबरा दिया। और वह समझता है कि यह प्राणी इन गंधों का पीछा करता है क्योंकि लोग खाने के बाद शांत हो जाते हैं। इसलिए वह पूछता है कि क्या यह एक ऐसा वातावरण चाहता है जहां वह आराम कर सके। हमारा नायक गुआनशियो को बुलाता है और वह इतनी औपचारिक पुकार पर संदेह करती है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वे शायद एक दूसरे के साथ नहीं बनती, लेकिन वह जानता है कि यह काम उसके लिए कितना कठिन है। फिर वह पूछता है कि क्या वह आज आराम नहीं करना चाहती और थोड़ा मानव भोजन का आनंद लेना चाहती है।
वह शर्मिंदा महसूस करती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। चांग झाओगुआन चाहता है कि वह उस पर भरोसा करे क्योंकि वह निर्णय में गलती नहीं करता और इस प्रकार एक अधिक सुखद वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। वह इस बारे में काफी शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन अंत में वह खाना अपने मुंह में ले लेती है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसे ये पसंद आया। मजाक में फिर भी शर्मिंदा होकर वह कहती है कि यह उस डिश से कहीं बेहतर है। आसपास के लोग सोचते हैं कि वे एक प्यारा जोड़ा है, जबकि नेरू इस स्थिति को जिज्ञासा से देखती है। वह हमारे नायक को ऐसा करते हुए देखता है। फिर अचानक वहां कुछ होने लगता है और वह प्राणी एक सुंदर लड़की में बदल जाता है जिसके लंबे हरे बाल हैं। उन्हें चौंकाते हुए लड़की चांग झाओगुआन को छेड़ती है। फिर वह खींच अपने आप की ओर और पकवान की ओर इशारा करती है और कठिनाई से पूछती है, रुआ? हमारा लड़का इससे थोड़ा हैरान है और लड़की पूछती है कि क्या नेरू उसमें बदल गई। गुआन शॉ कहता है कि किसी भी इकाई ने इस परिवर्तन के बारे में नहीं कहा और वह ऐसा तब करेगी जब वह पर्याप्त रूप से मोहित हो जाएगी। चांग जिकुन काफी हैरान है। वह नेहरू के परिवर्तन को अच्छी तरह से याद करती है और यह आत्मा का गहरा पक्ष है, दूसरा पक्ष। फिर वह सोचती है कि इस लड़की का चांग जिकुन से क्या संबंध है। लड़की अपने हाथ हिलाने लगती है और ऐसे आवाजें निकालती है जैसे वह एक बच्चा हो। चांग जिकुन समझ नहीं पाते और पूछते हैं कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन लड़की उनका मजाक उड़ाती है। कहती है कि उसने खुद को अजीब चीजों की फुसफुसाहट करने वाली घोषित कर दिया है, लेकिन वह जवाब देते हैं कि उनका ज्ञान केवल सहानुभूति की एक सीमा तक ही है और पूछते हैं कि कोई कैसे किसी और के दिमाग को पढ़ सकता है। विध्वस्त होकर वह सोचती है कि शायद धरती पर अभी भी कुछ समझदारी बची है। अचानक लड़की को कुछ महसूस होता है और वह लाल हो जाती है। फिर अचानक वह लड़के की उंगली पर अपना मुंह रख देती है और उस कुछ अजीब स्थिति में उसे देखती रहती है। चांग जिकुन कुछ नहीं समझता और पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वह जो कर रही है उस पर ध्यान केंद्रित करती रहती है जब तक कि वह अंततः उसकी उंगली को छोड़ नहीं देती और वह राहत की सांस लेती है। चांग जिकुन अंततः समझ जाता है। फिर वह थोड़े नूडल्स लेता है और लड़की को पेश करता है, लेकिन उसी क्षण ऊर्जा की एक लहर लड़की के चारों ओर लिपट जाती है। गुआन शॉ चिल्लाता है, उसे पुकारता है और वह कुर्सी से जोर से खींच ली जाती है। एक व्यक्ति प्रकट होता है, कहता है कि वह अजीब लोगों को उनकी सुरक्षा कम करने में माहिर है। लड़की को एक पिल्ले की तरह पकड़ते हुए वह इसके लिए बहुत धन्यवाद करता है। हमारा नायक हैरान है कि वह आदमी नेहरू को देख सकता है, क्योंकि रूपांतरण से पहले और बाद में वह लोगों के लिए अदृश्य होनी चाहिए। वह आदमी कहता है कि समस्या ये है कि वे चंद्रमा का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे एक अजीब को ट्रैक कर सकते हैं। गुर्गे कहते हैं कि वे सभी को अपने साथ ले जाएंगे। हमारा लड़का जमीन पर गिर जाता है, ये मांग करते हुए कि लड़की इसे समझाए, और मेज से कूदते हुए वह कहती है कि वह इसे बाद में समझाएगी, लेकिन इशारा करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें वहां पाएगी। वह यह भी कहती है कि वे उनके जैसे नहीं हैं और वे दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें नेहरू को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लड़की हताशा में चिल्लाती है। चांग जिकुन देखता है कि उसकी उत्तेजना का स्तर अब बढ़ रहा है। उसके भीतर से मेजबान कहता है कि उसने उत्तेजना का एक स्रोत पाया है और अब वह अपनी शक्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। फिर सारी ऊर्जा हमारे नायक में गुलाबी टेंटिकल्स के रूप में प्रकट होने लगती है। वे चीजें गुर्गों के खिलाफ आगे बढ़ती हैं और उन्हें सभी को रोकने लगती हैं। बॉस को विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है और कहता है कि लड़का इंसान नहीं है। उसे लगता है कि हमारा हीरो भी अजीब है, लेकिन चांग जिकुन बस देखता है जबकि वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहा है। वह उन पराजित लोगों के समूह को जमीन पर छोड़ देता है और ऐसा लगता है कि उसने उन आदमियों को अधिक आंका, लेकिन वास्तव में वे बहुत कमजोर थे। उसकी साथी सोचती है कि क्या वह गुस्से में चांग जिकुन होगा। वह टिप्पणी करती है कि निहत्थे लोग बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन वह कहती है कि उनकी आंखें फिर से बनाई गई हैं ताकि वे अजीब चीजें देख सकें। इस बीच हमारा दयालु नायक नेहरू के पास आता है, कहता है कि यह कुछ नहीं था और वह उसे आजाद होने में मदद करेगा। उसी समय लड़की देखती है कि एक कार वहां रुकी है और उसे एहसास होता है कि यह वही लड़की है जिसके मानसिक मुद्दे थे। जाहिर है वे लोगों को पकड़ रहे हैं और वे असली मरीज नहीं है। उसे लगता है कि वह लड़की भी इस स्थिति की शिकार है। डरी हुई वह पूछती है कि क्या उन्होंने उन आदमियों से निपटा। गुआन शॉ जानना चाहता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। फिर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और उस आदमी पर पैर रखने लगती है। कहती है कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि उसके नट्स न ले। लड़की पूछती है कि क्या उन्होंने एक राक्षस को पकड़ा है और नेहरू थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन चांग जिकुन कहते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, वे उन्हें आजाद कर रहे हैं। जबकि लड़की आखिरकार अपने नट्स खाने में सफल हो जाती है। वह कहती है कि वह समझ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके मुंह में कुछ अजीब हो रहा है और वह समूह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, चिल्लाते हुए, हे भगवान। ऐसा लगता है कि वह असहाय लड़की एक अजीब राक्षस है। वह विचित्र चीज आगे बढ़ती है और नेहरू फिर से डर जाता है, लेकिन हमारा शक्तिशाली नायक सामने आकर असहाय लड़की की रक्षा करता है। वह डर के मारे दौड़ने लगती है और एक प्यारे छोटे जीव में बदल जाती है। गुआन शॉ अपनी शर्ट खोलता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, जो एक बहुत ही दिलचस्प जगह लगती है। नेहरू एक छलांग के साथ सीधे उस छेद में चला जाता है। चांग जिकुन इसे कुछ हद तक चिढ़े हुए भाव के साथ देखता है। बेचारा राक्षस जानना चाहता है कि हमारे नायक ने उसे क्यों धोखा दिया। वह कहती है कि वह आदमी राक्षसों को देख सकता है, तो वह सवाल करती है कि उसने उसे कैसे नहीं देखा। चांग जिकुन जवाब देते हैं कि वह पहले कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। बेचारा राक्षस उससे कहता है कि ऐसी बातें न कहे जो उसे चोट पहुंचाए। महिला फिर से हमला करती है, कहती है कि उसने तुरंत जान लिया जब उसने सुना कि उनका अतीत एक जैसा है, लेकिन इस बार वह हमारे हीरो को सीधे मारने में सफल होती है और वह प्रभाव से दूर उड़ जाता है।
चांग जिकुन चिढ़कर पूछते हैं कि क्या वह सोचती है कि वे दोस्त हैं। गुअन शॉ को एहसास होता है कि यह इंसानों का एक गिरोह है जो अजीब जीवों और मून को पकड़ने तक नहीं रुकेगा। इसके अलावा वह भयानक महिला उन लोगों से अधिक परिवर्तन स्तर पर है जिन्हें पीटा गया था। उसे पता है कि उसे इस स्थिति से निपटना चाहिए, लेकिन नेरू उसके शरीर के अंदर बेचैन है। उसकी चिंता यह है कि दुश्मन उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है जितना उसने सोचा था, और फिर वह सभी को सुरक्षित नहीं रख पाएगी। वह सोचती है कि उस आदमी के लिए भाग जाना बेहतर है क्योंकि यही वे अभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर उसकी राय काफी अलग है। वह अजीब महिला अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे जवाब देती है। फिर से हमारे नायक के टेंटिकल्स उस लड़की के विकृत मुंह के चारों ओर लिपट जाते हैं। वह कहती है कि वह उसका विरोध नहीं कर सकता। फिर और भी बदसूरत होकर वह उसे अपने साथ शामिल होने का आदेश देती है। होस्ट कहता है कि अल्ट्रा न्यूरोटॉक्सिन्स का पता चला है। वह होस्ट से कहता है कि अब कुछ करो, और अचानक वह एक अलग स्थान पर पहुंच जाता है। सब कुछ देखकर वह पूछता है कि क्या हुआ। उसके पीछे से कोई बचाने की गुहार लगाता है। वह देखता है कि लड़की उससे पास न आने की विनती कर रही है, कह रही है कि वह एक राक्षस है, जबकि वह विशाल प्राणी उसे देख रहा है। रोते हुए वह पूछती है कि क्या वह देख सकता है, और कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। चांग झाओगुआन पूछता है कि राक्षस कहाँ है, और जानना चाहता है कि क्या उसे मानसिक समस्याएं हैं या वह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हताश होकर वह कहती है कि ऐसा नहीं है। चिढ़कर वह उसे शर्ट से पकड़ लेता है, कहता है कि वह उसे इन चालों से धोखा देने की कोशिश कर रही है, और वह लड़की को मारने के लिए तैयार होता है। कहता है कि वह एक बदमाश है। अचानक वह खुद को वापस आता हुआ महसूस करता है। वह अपने हाथों को देखता है, यह सवाल करते हुए कि वह क्या कर रहा है। वह सोचता है कि वह नहीं था, यह सिर्फ किसी के द्वारा उसका नाटक करने का भ्रम था। अचानक एक आवाज कहती है कि उसने महसूस किया कि यह सब झूठ था। फिर वह पीछे से आती है और कहती है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए हमारा नायक अपनी शक्ति का आह्वान करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। वह उसे गले लगाती है, कहती है कि यह जगह सुरक्षित है, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए और वहां कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वह जानना चाहती है कि क्या वह उसे समझता है, और कहती है कि आखिरकार वे बराबर हैं। फिर उसके कान में वह उससे अनुरोध स्वीकार करने के लिए कहती है। अजीब तरह से उस पर लार टपकाते हुए वह उससे कहती है कि उसके साथ एक हो जाए, क्योंकि साथ मिलकर वे उन राक्षसों को मार सकते हैं जो उन्हें दबाते हैं। हमारा नायक वहां उदासीन खड़ा रहता है, उस विशाल लाल आंख के सामने गले लगाते हुए। असली दुनिया में दोनों अपनी शक्तियों के साथ उलझे हुए हैं। वह सोचती है कि सब कुछ इतना शांत कैसे हो गया, और इसे हमला करने का एक बड़ा मौका मानती है, लेकिन अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के नेरू कूद जाता है। वह छोटी प्राणी को रुकने के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन नेरू सीधे हमारे नायक के सिर की ओर जाती है। वह चांग झाओगुआन है और उसके पास जन्म से ही विचित्र चीजें देखने की शक्ति है। वे भीड़ के ऊपर से फिसलते हैं और कभी कभी आपस में लड़ते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी मानव लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं। शुरू में वह डरा हुआ था, लेकिन अंततः उसने विचित्र से भी अधिक डरावनी अस्तित्व को पाया। किसी ने उसे बताया कि हर कोई एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर देखता था, और यह बेहतर होगा कि वह गायब हो जाए। वह सोचता है कि उसने उस दिन को क्यों याद किया, लेकिन शायद ये सिर्फ फ्लैशबैक है। उसे उस दिन की हर बात याद है। अब उसके सामने वह लड़की है जिसका नाम नेरू है। वह हैरान है, सोचता है कि वह कौन है। राक्षसी महिला अपने क्षेत्र में एक घुसपैठिए से परेशान है। नेरू कहती है कि माहौल बेचैन होने लगा है और यह भयानक है, भयानक। फिर वह चांग झाओगुआन के पास जाती है और कहती है कि माहौल काफी शांत है और यह सुंदर है, सुंदर। परेशान होकर राक्षसी लड़की कहती है कि वह उसके मानसिक क्षेत्र में है और यह लड़के को खाने का सही समय है। अंत में वह नेरू पर हमला करती है, कहती है कि यह जगह उसके प्रवेश के लिए नहीं है, और ऐसा लगता है कि वह लड़की को पूरा निगलने जा रही है। नेरू बस मुस्कुराती है जबकि उसे निगला जा रहा है और पूछती है, सक्रिय? ऐसा लगता है कि उस महिला की शक्ति एक ही समय में दो लोगों का सामना करने के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इस छोटे से नाश्ते को ठुकराने का भी कोई कारण नहीं है। नेरू वहां भयानक दांतों के ढेर के बीच आराम कर रही है। फिर अंततः वह महिला उसे निगल लेती है। वह भयानक प्राणी संतोष में हंसने लगता है, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है, और यह भयानक प्राणी को आश्चर्यचकित कर देता है। वे विशाल मुंह खुलने लगते हैं और उनके भीतर से नेरू सही सलामत बाहर आती है। विकराल महिला दर्द में चिल्लाती है, लेकिन नेरू ऐसे देखती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपने हाथों की लहर के साथ वह अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू करती है और मुस्कुराती है जब वह इसे एक छोटे लाल गोले में बदल देती है। वह अजीब महिला महसूस करती है कि उसका पहले से ही अजीब मुंह नष्ट हो गया है। फिर नेरू उस गोले को अपने मुंह में डालना शुरू करती है। वह इसे ऐसे निगलती है जैसे यह कुछ वास्तव में स्वादिष्ट हो, लेकिन अगले ही पल वह इसे थूक देती है। वह कहती है कि इसका स्वाद मानव और अजीब का मिश्रण है, तो यह कुछ ऐसा होगा जैसे एक म्यूटेंट मानव जिसने अजीब को अवशोषित कर लिया हो। लेकिन अगर वह इसे नहीं निगलती तो वह अपने प्रिय को वापस नहीं पा सकेगी। म्यूटेंट महिला को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अपने मानसिक क्षेत्र में दर्द महसूस कर रही है। विडंबना यह है कि राक्षस जानना चाहता है कि दूसरी लड़की किस प्रकार की राक्षस है। डरी हुई वह उसे पास न आने का आदेश देती है। नेहरू उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह सिर्फ मानसिक क्षेत्र में एक अजेय राक्षस है, और कुछ प्यारे तरीके से वह लड़की को खाने की बात करती है। वहां एक विशाल आंख दिखाई देती है और फिर एक भद्दा बड़ा मुंह आता है। ये निर्दयता से लड़की के पास आता है। वह डर से कांपने लगती है, चिल्लाती है और अंत में खुद को बंद कर लेती है। वास्तविक दुनिया में वापस वह डरी हुई लगती है और अभी भी थोड़ा खून थूकती है। हमारे नायक के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव है। अगले ही पल लड़की जमीन पर पड़ी है और वह उसे देखता है। लड़का समझाता है कि उसने बस उसकी मानसिकता को दबा दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। नेहरू अनुरोध करती है कि इस एहसान के बदले वह चीजों को अभी की तरह स्थिर रखे।
फिर वह अचानक पास आती है, कहती है कि उसने उसका अतीत देखा है और वह स्वादिष्ट है। वह इस रवैये से काफी हैरान है। अचानक ग्वानशु उसके सामने प्रकट होती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन पास में कोई शोर करता है और उनका ध्यान आकर्षित करता है। यह नेरू है जो फिर से अपनी अजीब आवाजें निकाल रही है। हमारा नायक उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह ठीक है, लेकिन वह सोच रहा है कि क्या हुआ। यह समझ नहीं पा रहा कि नेरू वह विशाल आंख है या कुछ और। उसे संदेह है कि कौन सा हिस्सा वास्तविक है और कौन सा उसकी कल्पना। और सच्चाई यह है कि चाहे आप इसे कैसे भी देखें, नेरू सबसे अद्भुत विचित्र है जो उन्होंने कभी देखा है। हमारा नायक एक अजीब के पैरों में कुछ फंसाता है। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराता है और कहता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए। उसे विश्वास है कि कोई अत्यधिक उत्तेजना नहीं होगी और यह उसके कदमों को बाधित नहीं करेगा। वह आश्वासन देता है कि अब से मूनराइज के बाहर के स्थानों में वह फिर से उत्तेजित नहीं होगी। और ऐसा लगता है कि प्राणी इससे काफी खुश है। वह उसके पास सट जाती है जिससे वह असहज हो जाता है, जबकि वह कहती है कि अगर वह खुश है तो वह भी खुश है। लेकिन कुछ उसका ध्यान खींचता है और वह सोचता है कि यह क्या हो सकता है। ग्वानशॉ सोचता है कि यह आश्चर्य की प्रतिक्रिया है। मुखिया टिप्पणी करती है कि यह पहली बार है जब उन्होंने एक इंसान और एक विचित्र प्राणी को इतना अच्छा मिलते देखा है। वह जोड़ती हैं कि उन्हें लगा था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसके अलावा वह स्वीकार करती हैं कि वह जितना उम्मीद कर रही थी उससे ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। चांग जायकुन बताते हैं कि कहानियों में कई विचित्र प्राणियों ने इंसानों को नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि वे उनसे इतना डरते हैं। वह बताते हैं कि सांप मानव उपेक्षा के शिकार रहे हैं, लेकिन वे केवल प्रतिक्रिया में अपनी रक्षा करते हैं। और जो मनुष्य इसे समझते हैं वे उनके साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मनुष्य गौरैयों को भी एक प्लेग मानते हैं, लेकिन अब वे पूरी दुनिया में फल फूल रहे हैं। इसके अलावा वे मकड़ियों से डरते हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और यह मानव सभ्यता के लिए उथल पुथल से ऊपर नैतिकता को रखना शानदार है। मुस्कुराते हुए वह कहते हैं कि वह विचित्र प्राणियों का बहुत सटीक मूल्यांकन करते हैं और मानते हैं कि वे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। ग्वानशॉ जानना चाहते हैं कि क्या कोई खतरनाक विचित्र प्राणी है जो मानवता को धमकी देता है, और वह पूछते हैं कि क्या वह मानते हैं कि वह मानवता के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हमारा नायक सवाल करता है कि क्या वह मानवता के एक हिस्से का वर्णन नहीं कर रही है, और वह कहता है कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे एक महत्वपूर्ण रेखा नहीं खींच लेते। मुखिया कुछ सेकंड के लिए सोचती है, लेकिन वह सवाल करती है कि क्या हमारा नायक विचित्र प्राणियों के बारे में बात कर रहा है और मनुष्यों के बारे में नहीं, ये सोचते हुए कि क्या यह इतना खतरनाक विचित्र प्राणी होगा जिसे वह संभाल नहीं सकता। फिर वह जवाब देता है कि वह इसे मुखिया के लिए छोड़ देगा, ये बताते हुए कि यह मूनराइज का लक्ष्य नहीं है। मुस्कुराते हुए वह इकाई कहती है कि यह उसका कर्तव्य है और वह यह जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता। चांग जायकुन जानना चाहते हैं कि उन लोगों का क्या मामला है जिन्होंने हमला किया, और चिंतित हैं कि उन्होंने उन्हें जाने दिया। फिर वह पूछती है कि क्या उस गिरोह का नाम मून सीज है। कहीं और वह राक्षसी लड़की चौंक कर जागती है और उसे एहसास होता है कि वह अजीब धातु के टेंटिकल्स से फंसी हुई है। एक व्यक्ति पास आता है और कहता है कि वे निराश हैं। वे जोड़ते हैं कि न केवल वह उसकी हार से शर्मिंदा है, बल्कि पूरा मून सीज भी है। वह आश्चर्यचकित और डरी हुई है। उसे लॉर्ड बैरन के नाम से पुकारा जाता है जब वह हकलाती है। पास आकर वह कहता है कि उसका चेहरा सुंदर है, लेकिन जब उसने उसे पहली बार देखा था तब ऐसा नहीं था। वह एक खतरनाक स्थिति में थी। उसका शरीर जीवन और नशे से नष्ट हो चुका था, जैसे उसका मन भी। वह निराशा में खो गई थी। अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं था। वही था जिसने उसे बचाया और न केवल उसे ठीक किया, बल्कि उसे शक्तियां भी दी जब उसने उसे एक अजीब प्राणी के साथ मिला दिया। एक क्रूर नजर के साथ वह कहता है कि वह उम्मीदों से भरा हुआ था और उसके साथ कई अजीब प्राणियों को इकट्ठा करने का इरादा रखता था। और वह जोड़ता है कि उसके पास एक दिन मून सीज की ड्यूक बनने का मौका हो सकता है। एक तीखी नजर के साथ वह दावा करता है कि उसने उसे बहुत कुछ दिया है और केवल ये उम्मीद करता है कि वह बदले में असफल न हो। उसका चेहरा कसकर दबाते हुए वह जानना चाहता है कि उसने उस शक्ति को व्यर्थ क्यों जाने दिया। उस अजीब चीज को बाहर निकालते हुए वह प्रभु से माफी मांगती है और दूसरा मौका देने की विनती करती है। उस आदमी के सामने एक बड़ा विस्फोट होता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसके पास कई प्यादे हैं और महिला का जबड़ा जमीन पर गिर जाता है। वह यह सोचते हुए चला जाता है कि धीरे धीरे संसाधनों का अधिग्रहण करना मून सीज के विकास में बाधा डालता है। उनके लिए अजीब प्राणी मानवता के दुश्मन हैं और उन्हें शक्ति में बदलना मानवता के लिए सबसे बड़ी कृपा है। उसका लक्ष्य अपने समूह मून सीज के नाम पर मूनराइज को गिराना है। मोबाइल फोन को देखते हुए वह सोचता है कि वही आदमी था जिसने उसके पसंदीदा घुड़सवार को नष्ट कर दिया, और वह सोचता है कि क्या वह लड़का था। उत्साहित होकर वह लड़के से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है और उसे मानवता का गद्दार कहता है। उसी समय हमारा नायक एक कक्षा में है। एक लड़का पूछता है कि क्या वह गायब हुआ चांग जायकुन नहीं है, और लड़की जानना चाहती है कि वह स्कूल से कैसे जा सकता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई समझौता है जिससे उसे कोई बाधा न हो। लड़का पूछता है कि क्या यह असामान्य नहीं है, और वह यह भी जानना चाहता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन चूंकि वह हाल ही में स्थानांतरित हुआ है उसे नहीं पता। फिर वह बताती है कि चांग जायकुन हर परीक्षा में पहले स्थान पर आता है। वह उत्साह से खड़ा होकर कहता है कि वह एक स्टार छात्र है और जानना चाहता है कि वह क्या करने में सक्षम है, लेकिन लड़की जोड़ती है कि वह शारीरिक शिक्षा में भी पहले स्थान पर है, यहाँ तक कि शिक्षक से भी अधिक मजबूत है। वह कहती है कि लड़के को उसे नजरअंदाज करना चाहिए और समझाती है कि जब वह छोटा था तो उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया था। ऐसा लगता है कि उन लड़कों का आज तक पता नहीं चला है। प्रमुख ने कहा कि वह उसकी मानव पहचान का सम्मान करेगी और यह काम केवल अंशकालिक हो सकता है। वह जोड़ती है कि उसके नेतृत्व में मूनराइज में एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व हो सकता है और मून सीज में वापस गुआनजियो जानकारी फोन पर भेजेगा ताकि वह जब समय हो देख सके। वह अपने सेलफोन पर उत्सुक है, सोच रहा है कि यह समूह क्या है,
ये एक गुप्त मानव संगठन प्रतीत होता है। उन्हें नहीं पता कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यह दशकों या सदियों पहले हो सकती है। ये मनुष्य से बना है, लेकिन वे शुद्ध मानव नहीं हैं। उन्होंने अजीब प्राणियों का पीछा किया और उनका शिकार किया ताकि उन्हें अपनी ताकत में बदल सके, चाहे इसके लिए कोई भी साधन आवश्यक हो। चांग जाइकुन सोचते हैं कि क्या वे आधे मानव और आधे विचित्र हो सकते हैं। गुआनशू बताते हैं कि सर्जरी के माध्यम से उन्होंने विचित्र प्राणियों के अंगों को मानव शरीर में प्रत्यारोपित करने में सफलता पाई। तो वे अजीब प्राणी जिन्होंने अपने अंग और शक्तियां खो दी हैं, उन्हें कचरा माना जाता है। चांग जाइकुन इस जानकारी से बहुत हैरान है। ऐसा लगता है कि समूह को शाही उपाधियों के अनुसार संगठित किया गया है, ऊपर से नीचे तक। वे ड्यूक, मार्क्विस, काउंट में विभाजित हैं, विस्काउंट और बैरन। वह उल्लेख करता है कि जिस महिला से वह दूसरे दिन मिला था उसे बैरन भी नहीं होना चाहिए। वह सिर्फ एक नाइट थी, लेकिन समूह के भीतर स्थिति के लिए ताकत ही एकमात्र मापदंड नहीं है। और वह कहता है कि वह मुश्किल से नाइट को संभाल सकता है। वह एक सीधा आदेश देता है, अगर तुम उनमें से किसी एक को अकेला पाओ तो तुरंत पीछे हट जाओ। ये सुनकर हमारा नायक काफी हैरान हो जाता है। वह स्कूल में खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि बिजली चली गई है। बहुत अंधेरा है और वैसे भी ये लगभग क्लास खत्म होने का समय है। ये सबसे शोरगुल वाला समय होना चाहिए। वह सोचता है कि आसपास कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है। वह चलता है और महसूस करता है कि वह कोई आवाज नहीं सुन सकता। ऐसा लगता है जैसे पूरा स्कूल बिल्कुल खाली है। वह लंबे बालों वाला आदमी वहां आता है और हमारे नायक की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। चांग जेकुन पूछते हैं कि उसने इस जगह को क्यों चुना, क्योंकि वह यहाँ बदला लेने आया है और वह उसे मून सीज के वरिष्ठ के रूप में संदर्भित करता है। वह आदमी बहुत खुश नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है और कहता है कि लड़का बहुत चालाक है जो उसने इतनी जल्दी पहचान लिया कि वह कौन है। वह समझाता है कि वह बदला लेने नहीं आया, उसने तो बस कमजोर लोगों से छुटकारा पाने में मदद की। लेकिन हमारा नायक उसे कहता है कि परेशान न करे और बस चला जाए। आदमी समझाता है कि इन समयों में उन्हें और लोगों की जरूरत है और सहायकों की कमी निराशाजनक है। एक अजीब हाथ दिखाते हुए वह कहता है कि अब उसे मून सीज में शामिल होना चाहिए और उसके बगल में उस महिला की जगह लेनी चाहिए। चांग जेकुन बस कहता है कि इस तरह का आदमी परेशानी है। वो पूछता है कि क्या वह बहरा है और चाहता है कि वह चला जाए और उसे परेशान करना बंद करे। बैरन कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी नहीं समझा। फिर वह समझाता है कि यह एक अनुरोध नहीं बल्कि एक धमकी है। किसी अन्य स्थान पर कुछ गुंडे इंतजार कर रहे हैं और वह कहता है कि अगर लड़का स्वीकार नहीं करता तो स्कूल में कई लोगों को मार दिया जाएगा। चांग जेकुन पूछते हैं कि क्या उसने पूरे स्कूल का अपहरण कर लिया है और अब उन्हें अपने कमरे के लिए बंधक बना रखा है, लेकिन वह दावा करता है कि वे सिर्फ एक भीड़ हैं जो महत्वहीन इंसान है। ये सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित लगता है। वह हंसते हुए कहता है कि उसे यह जवाब बहुत पसंद आया और उसे वास्तव में चाहिए कि वह मून सीज में शामिल हो। फिर वह कहता है कि वह दिखावा कर सकता है और उसे अपनी सुरक्षा में कमी नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर को विभाजित करते हुए छलांग लगाकर वह पूछता है कि क्यों न लड़के की परीक्षा ली जाए। हमारा नायक खुद को उस सारी रोशनी से बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। तीव्रता केवल बढ़ती जाती है और वह सोचता है कि क्या यह एक फ्लेयर है। जब रोशनी थोड़ी कम होती है तो वह चारों ओर देखने में सफल होता है, लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं है। अचानक बिना उसे पता चले दीवार से कुछ निकलता है और उसकी टांग के चारों ओर लिपट जाता है। वह सोचता है कि यह कब आया, ये सोचते हुए कि वह चौंक गया था। फिर वह उन गुलाबी टेंटिकल्स का उपयोग करके अपनी शक्ति सक्रिय करता है। वह आदमी प्रकट होता है और पूछता है कि क्या यह वही शक्ति है जो मूनराइज ने उसे दी थी। वह अपनी शक्ति के बारे में बात करना शुरू करता है और ये कैसे काम करती है इसके विवरण का विश्लेषण करता है। आश्चर्य से उछलते हुए हमारे नायक के ऊपर वह कहता है, तुम्हारी शक्ति और मेरी, और चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए वह पूरा करता है, इनमें बहुत अंतर है। चांग जेकुन उड़कर दीवार से टकराता है, सब कुछ टूट जाता है। वह काफी घायल लगता है और सोचता है कि वह कितना शक्तिशाली था। टेंटिकल्स लिपटते हुए और बहुत मजबूत होते जा रहे हैं, जैसे एक रस्सी। वह उस क्षण महसूस करता है कि उनकी ताकत की तुलना में वह उस आदमी के सामने टिक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि उसका टेंटिकल उसकी जेब से कुछ निकालता है और अगले ही पल एक बड़ा विस्फोट होता है। लड़का पास आता है, पूछता है कि क्या वह संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि यह काम नहीं करेगा। वह कहता है कि बैरन एगॉन के रूप में वह लोगों के बहानों के साथ जीने से नफरत करता है जो हमेशा स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं। फिर वह पूछता है कि वे इस दुनिया को क्यों नहीं लेते और इसे ऐसा स्थान क्यों नहीं बनाते जहां वे इन चालों के बिना रह सकें। हमारा नायक पूछता है कि वह उससे क्या चाहता है। बैरन समझाता है कि वह उस पर नियंत्रण कर लेगा। फिर वह ऊर्जा के उस प्रकट होने को देखता है और वह व्यक्ति पूरा करता है कि वह यह चंद्र सागरों के नाम पर करेगा। लेकिन अचानक उसके सामने एक ऊर्जा उभरती है और उस हमले को काट देती है। वह आदमी समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि वह अजीब जीवों का एक प्रकार का फुसफुसाने वाला है और समझाता है कि भले ही उन्हें एक मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया हो, एक तथ्य बना रहता है। उनकी शक्तियां उसकी अपनी शक्ति से मौलिक रूप से अलग नहीं है, केवल उनका उपयोग उसके से थोड़ा अधिक उन्नत है। वह आदमी आखिरी क्षण में हमारे लड़के के हमले से खुद को बचाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी विशाल शक्ति बच्चे को क्यों नहीं कुचल सकती। चांग जेकुन कहते हैं कि वह उत्तेजित नहीं है। उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इसके अलावा वह विचित्र प्राणियों में अच्छी तरह से निपुण है। फिर वह पूछते हैं कि क्या उसने इस जानकारी को समझा था इससे पहले कि वह यह छोटा सा शो शुरू करे जिसमें लाइट्स को फोड़ना, बिजली काटना और आउटलेट के माध्यम से टेंटिकल्स का उपयोग करना शामिल है। उन्होंने खुलेआम सब कुछ किया ताकि याद दिला सकें कि उनकी शक्तियां अलग थीं।
वह आदमी चिढ़ जाता है और चिल्लाता है कि यह नहीं हो सकता, कि चाहे वह कितना भी समझे वह यह नहीं कर सकता। हमारा हीरो कहता है कि उसकी उत्तेजना की बूंदें बहाल हो रही हैं। फिर वह मजाक करता है, कहता है कि अगर एक साधारण म्यूटेंट ये कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकता। मेजबान कहता है कि उत्तेजना की सीमा टूट गई है और वह जब चाहे फायर कर सकता है। फिर हमारे हीरो से एक विशाल ऊर्जा लीक होने लगती है और वह सीधे उस आदमी को लगती है जो हमले को महसूस करते हुए चिल्लाने लगता है। चांग जैकुन माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके चार्ज किए गए टेंटिकल्स के सामने कुछ भी नहीं बचता। वह सवाल करते हैं कि अपनी मर्जी से सब कुछ करना कैसा होता है। कहते हैं कि यह सिर्फ अहंकार है और इसलिए उनके मानव पक्ष में वह अजीब आकर्षण नहीं है। वह व्यक्ति काफी चिढ़ा हुआ लगता है और हमारे हीरो का नाम पुकारता है। उत्साहित होकर वह कहता है कि उसने वास्तव में उसे प्रभावित किया। चांग जैकुन सोचता है कि वह आदमी कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। वह सवाल करता है कि क्या उसका यह शक्तिशाली रवैया बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन बैरन चिढ़कर कहता है कि उसे उकसाना केवल उसके लिए चीजों को कठिन बना देगा और उसके खिलाफ आगे बढ़ना। हमारे नायक वह दावा करता है कि अब वह अपनी संस्था में शामिल होने के योग्य नहीं है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वह कहता है कि अब वह उसे स्टॉक सामग्री में बदल देगा। चांग जैकुन उस सारी शक्ति से प्रभावित होने लगता है। वह सवाल करता है कि क्या वह एक विस्फोटक विद्युत धारा थी। उसका परजीवी कहता है कि यह उत्तेजना की बूंदों का पता लगा रहा है। यह बताता है कि दुश्मन इन ड्रॉप्स का उपयोग एक कंडक्टर के रूप में करता है। चांग जैकुन कहता है कि वह समझता है कि वह यह कैसे करता है और वह बिना किसी शर्म के इन एगिटेशन ड्रॉप्स का उपयोग करता है। बैरन दावा करता है कि वह चीजों को समझता है, खासकर जब यह अजीब प्राणियों से आता है, और जोर देता है कि उनकी शक्ति का भी वही स्रोत है। यह उससे मिलने के लिए उत्सुक है, भले ही इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। हमारा नायक सवाल करता है कि क्या मूर्ख भूल गया कि बच्चे उसके साथ हैं। फिर वह उन टेंटिकल्स और तारों को उलझा देता है और बिना कोई भावना दिखाए कहता है कि यह एक शॉर्ट सर्किट है। जहां वह है वहां एक बड़ा विस्फोट होता है। वह विस्फोट सभी दिशाओं में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बैरन सवाल करता है कि क्या यह उसे भागने की अनुमति देने के लिए एक चाल है। उसका परजीवी कहता है कि यह बहुत खतरनाक है। यह कहता है कि उसने अभी इस शक्ति को समझा है और इसे पूरी तरह से नहीं समझता। इसका उपयोग करते हुए वह मर भी सकता था। चांग जैकुन कहते हैं कि वह बिजली का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वह बिना विद्युत धाराओं का उपयोग किए उसका सामना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि दुश्मन अब जिम की ओर जा रहा है। बंधक वहीं होने चाहिए और हमारा नायक एक योजना बनाने का इरादा रखता है। कुछ समय बाद जब आकाश में एक विशाल लाल चंद्रमा होता है, वह डबल दरवाजा अचानक खुलता है और बैरन अंदर आता है। थोड़े डर के साथ वह पूछता है कि क्या बाहर की सारी गतिविधियों के साथ समस्या पहले ही हल हो चुकी है। लेकिन आदमी कहता है कि इस जगह की बिजली आपूर्ति अस्थिर है और उसे बंधकों की जरूरत है। लड़की एक तनावपूर्ण माहौल महसूस करती है और मानती है कि उन्हें मार दिया जाएगा। लड़का उससे फुसफुसाता है, ये पूछते हुए कि क्या वे ऐसा दृश्य नहीं देखेंगे, और वह यह जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह कहता है कि वह सभी छात्रों में सबसे सुंदर है और डरता है कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उस आदमी के पास स्थिति को और गंभीर बनाने की क्षमता है और लड़की पूछती है कि क्या वह उसे थोड़ी राहत नहीं दे सकता। फिर अचानक वह लड़के की ओर इशारा करती है और कहती है कि वह उसके साथ शुरू करेगी। बैरन पास आता है, कहता है कि उसने वहां किसी मजबूत को पाया है। सभी की निराशा के लिए स्थिति उलट जाती है और हताश लड़का मदद मांगता है, लेकिन आदमी उसे सोचने का समय नहीं देता और उस पर अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है कि आसपास बहुत सारी ऊर्जा है। वह टिप्पणी करता है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी उसे अन्य प्रकारों से बेहतर सूट करती है। एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है, जबकि लड़की उसे हिलाते हुए कहती है कि जागो। उसी समय उसे एहसास होता है कि दिल की धड़कनें नहीं हैं और वह निराश हो जाती है। बैरन समझाता है कि उसने अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटी समाप्त कर दी है। वह उस आदमी को कोसते हुए रोती है, लेकिन वह कोई दया नहीं दिखाता और अपनी टेंटिकल्स उसके चारों ओर लपेटता है, ये पूछते हुए कि क्या उसे लगता है कि उसके पास वापस लड़ने की क्षमता है। एक शरारती नजर के साथ वह कहता है कि वह उसकी भोजन बनने के लायक नहीं है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल बैंगनी टेंटिकल दीवार के माध्यम से फटता है और उसे सीधे मारता है। उस झटके के प्रभाव से वह लड़का उड़ जाता है। कोई टिप्पणी करता है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी शक्तिशाली है, जबकि लड़की डर के मारे देखती है और वह सवाल करता है कि क्या विज्ञान का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और भी मजबूत नहीं हो सकता। उसकी सहपाठी उसका नाम चिल्लाती है और वह देखती है कि उसकी हाथ कुछ असामान्य है। ये कई टेंटिकल्स के साथ उलझे हुए टेंटिकल्स की तरह दिखता है। कितना अजीब। हमारा नायक जमीन पर पड़े लड़के के सीने पर वार करता है और उसमें जैव विद्युत ऊर्जा छोड़ता है। जादुई रूप से लड़का फिर से जीवित हो जाता है। फिर चांग जैकुन कहते हैं कि दिल की धड़कन बहाल हो गई है। बैरन उठता है, हमारे लड़के को कचरा कहकर गाली देता है और बहुत चिढ़कर कहता है कि वह उसे अपमानित करने के लिए हर संभव चाल का उपयोग करता रहता है। चांग जैकुन जानना चाहते हैं कि अजीब का उनके लिए क्या मतलब है। क्या यह सिर्फ ऊर्जा का एक संशोधित स्रोत है। वह कहते हैं कि उनके पास अजीब का रहस्यमय आकर्षण नहीं है और वह विज्ञान के अनुसार बिजली को नियंत्रित भी नहीं कर सकते। वह यह भी कहते हैं कि वह सिर्फ एक भूखा और घमंडी आदमी है जिसे अचानक शक्तियां मिल गईं। अचानक बैरन स्थिति पर हंसने लगता है। वह अपनी टेंटिकल्स से लोगों को पकड़ लेता है और कहता है कि जो लोग उसे कम आंकने की हिम्मत करते हैं वे शांति से नहीं मरेंगे। लड़की चिल्लाती है कि वह अपनी ही गुर्गों से ऊर्जा चूस रहा है। वह समूह जमीन पर मृत गिर जाता है और वह कहता है कि वह सच्ची शक्ति देखने का एक क्षण देगा। फिर वह एक चीख निकालता है उस सारी भयानक ऊर्जा को प्रकट करते हुए। हमारा नायक दृढ़ता से खड़ा रहता है जबकि ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती है। वह अपनी बाहों से एक हरकत करता है और उसकी सभी टेंटिकल्स मचलने लगती हैं। वह अपने और अन्य छात्रों के चारों ओर एक विशाल रक्षात्मक जाल बनाता है। फिर वह अपनी शक्ति सक्रिय करता है और उस सुरक्षात्मक ढाल को अंतिम रूप देता है। वह आदमी संतुष्ट नहीं है।
कहता है कि वह चीज उसकी शक्ति को बाधित कर रही है और वह पूछता है कि वह कितनी देर तक उसकी पूर्ण शक्ति को नजरअंदाज कर सकता है। चांग जीकुन सभी की रक्षा करने का प्रयास जारी रखता है जब वह ऊर्जा एक भयानक रूप ले लेती है और उसकी ओर बढ़ती है। बैरन अपनी शुद्ध ऊर्जा के रूप में कहता है कि उसके खिलाफ उसका कोई मौका नहीं होगा। अपने बचाव की कोशिश करते हुए वह देखता है कि उनके पीछे एक तालाब है। अगले ही पल दोनों पानी में गिर जाते हैं। बैरन कहता है कि उसे डुबोने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह उसे जलते हुए देखना पसंद करेगा और वह जोड़ता है कि वह उसके लिए स्टॉक सामग्री के रूप में अधिक मूल्यवान है। हमारा नायक हमलों का बचाव करते हुए उसे उकसाता है, पूछता है कि क्या यह सच है। फिर वह अपनी शक्ति को फिर से सक्रिय करता है। ऐसा लगता है कि वह चीज बैरन को खींच रही है और वह सोचता है कि क्या वह एक बैटरी है। उत्साहित होकर वह पूछता है कि वह बैटरी को कैसे डुबो सकता है और पानी बिजली के प्रवाह को कैसे रोक रहा है। चांग जीकुन कहते हैं कि उत्तेजना की बूंदें स्वभाव से अशुद्ध होती हैं और एक सुरक्षात्मक खोल के रूप में कार्य कर सकती हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने उत्तेजना ड क्षेत्र से बूंदें और इस अलग पानी में वह केवल उपकरण की उत्तेजना बूंदों की ओर बढ़ सकता है और क्षेत्र की अशुद्धियों के बिना ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर को मांस में वापस नहीं बदल सकता। बैरन चिल्लाता है कि यह नहीं हो सकता और पूछता है कि क्या वह पहले जिम गया है। चांग जीकुन फिर कहता है कि उसने हमेशा अजीबोगरीब का फुसफुसाने वाला होने का दावा किया है और जिस क्षण उसने अपने अजीबोगरीब को निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया, भाग्य पहले से ही तय हो गया था। बैरन निराशा में चिल्लाता है, उसे अपशब्द कहता है और रिहा करने की मांग करता है। फिर अगले ही क्षण वह पूल के तल में नहीं दिखता। अचानक कुछ टेंटिकल्स पानी से बाहर आते हैं और हमारा नायक उस डिवाइस के साथ पूल के किनारे पर दिखाई देता है। वह कहता है कि उसके जैसे साहसी इंसानों के साथ उसे विचित्रता से और भी अधिक प्यार हो गया है। बैरन जो देखता है उससे डर जाता है। वह उस जगह को देखता है जो अजीब क्रिस्टल से भरी हुई है। एक आवाज पूछती है, क्या यह वही जगह है जिसे वह हमेशा जानना चाहता था। फिर उसे मूनसीज के बैरन ईगन के रूप में पुकारती है। वह कहता है कि यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था कि मूनराइज चांग जीकुन का समर्थन कर रहा था। गुस्से में वह कहता है कि बॉस उसे जाने देने का पछतावा करेगा। वह बेकाबू होकर हंसता है, कहता है कि मूनसीज साम्राज्य उसके लिए कुछ भी नहीं होगा जब वह मूनराइज पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन अचानक कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वह पूछता है कि वह उल्टी शक्ति क्या है। कोई इकाई कहती है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा चांग जीकुन ने वर्णित किया था। वह जोड़ती है कि उससे उसमें कोई विचित्रता नहीं दिखती, बस एक आदमी जो शक्ति के लिए भूखा है, इसलिए वह उसके साथ साफ मन से निपट सकती है। वह कहती है कि उसके शरीर में विचित्रता की आयु उसकी अपनी आयु से अधिक है और वह इसके साथ न तो जी सकता है और न ही मर सकता है। समझाओ कि एक दिन उसका शरीर बूढ़ा हो जाएगा और इस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह मुरझाने लगेगा, वह दावा करती है कि वह उसे जला देगी जब तक कि वह कोयला न बन जाए। उस आग के बीच चिल्लाते हुए वह पूछता है कि वह क्या है और वह उसके साथ क्या कर रही है। वह समझाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उसमें कर्म है और वह जो कुछ भी करती है वह केवल कर्म न्याय को तेज करना है जो अंततः भाग्य तक ले जाता है। वह आदमी राख में बदल जाता है लेकिन जमीन पर कुछ बचा रहता है। वह अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है और कहती है कि उसे अपनी आंखें लंबे समय तक खुली नहीं रखनी चाहिए जिससे उसे कष्ट हो। वह अनजाने में एक नजर डाल सकती है और अपनी आंखों से दुनिया का अंत देख सकती है। कुछ समय बाद उसी बार में युआन शू हमारे नायक को देखते हुए एक पेय लेता है। वह चिंतित और विचारशील लगता है। वह पूछता है कि क्या सब कुछ बिना किसी समस्या के हल हो गया और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे उस रूप में देखेगा। वह कहता है कि यहाँ तक कि उसके अजीब पसंदीदा लोगों के साथ भी वह मृत जैसा लगता है। विचारशील होकर वह कहता है कि वह बस कुछ पुरानी स्थितियों को याद कर रहा था। नेरा उसे देखती है सवाल करती हुई। वह जवाब देता है कि यह कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकता और इसके बजाय वह उन्हें बताएगा। बहुत समय पहले उसे अजीब घटनाओं के बारे में बात करने के लिए लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था। वे उसके खिलाफ इकट्ठा हो गए और उसने सोचा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। यह पहली बार था जब उसने डर महसूस किया, लेकिन अचानक कोई उसकी मदद के लिए आया। वह भी अजीब चीजें देख सकती थी जैसे वह देख सकता था और उसने समझा कि वह कह सकता है कि वह उन्हें अच्छी तरह से जज कर सकता है उसके कारण। लेकिन एक दिन वह उसी तरह गायब हो गई जैसे वह आई थी। उसने संदेश भेजा कि शायद वह कहीं और चली गई है और उसने लगभग इसे जाने दिया। लेकिन अब जब उसे मूनसीज के अस्तित्व के बारे में पता चला है तो उसे विश्वास है कि वह इन सभी वर्षों में उनके द्वारा अपहरण कर ली गई हो सकती है। जहां तक उसका सवाल है, उसे किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। उसे संगठन का सामना करने और उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए मजबूत बनना होगा। बॉस कहता है कि उसकी वर्तमान स्तर पर वह केवल बैरन से निपट सकता है और इस रास्ते को चुनने से वह संगठन का निशाना बन जाएगा। चांग जेकुन कहता है कि वह लोगों से निपटने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनमें और विचित्र में कुछ समान है। उसे याद है कि उसके साथी ने कहा था कि उन्हें ताकत के माध्यम से पदों को परिभाषित करना चाहिए, कि मनुष्यों के लिए उन संवेदनाओं को महसूस करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। इसलिए वह उनसे अनुरोध करता है कि कृपया उसे दिखाएं कि इस संगठन के खिलाफ कैसे लड़ना है। बॉस कहती है कि ऐसा लगता है कि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। फिर वह अपना हाथ बढ़ाती है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है, क्योंकि मूनराइज में एक जगह है जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हमारा नायक उस अजीब जगह पर बॉस के पीछे जाता है। जिज्ञासु होकर वह सोचता है कि वह किस तरह की जगह है। वह जगह मूनराइज का सबसे गहरा क्षेत्र है और वहां के अजीब लोग अलग थलग रहने के अपने कारण रखते हैं। वह पूछती है कि क्या उसे उनके खतरे के वर्गीकरण स्तर याद हैं। एड्रेनालिन वीटा वह है जिसमें चोट या जीवन ऊर्जा की हानि करने की क्षमता होती है। फेटल आसानी से मृत्यु या विनाश का कारण बन सकता है। खतरनाक स्तर पूरे विश्व को खतरे में डाल सकता है। वहां वह अभिशाप है जो दुनिया की प्राकृतिक नींव को हिला सकता है। अंत में
उस जगह के विचित्र लोग खतरनाक स्तर के हैं और वास्तव में वह मूनराइज की सच्ची जेल है। हैरान होकर हमारा नायक कहता है कि वहां ऊपर एक है। वह है शैडो, जो भूतकाल के अस्तित्वों के साथ भौतिक रूप से जुड़ सकता है और अतीत और वर्तमान के बीच की समय रेखा को बाधित कर सकता है। वह किसी को पुराने दोस्त से भी मिला सकता है। वहां कुछ अजीब होने लगता है और आकार लेता है। हमारे नायक को जो वह देख रहा है उससे आश्चर्य होता है। उसके सामने एक अजीब प्राणी प्रकट होता है। चांग जिकुन सोचता है कि क्या यह एक विचित्र का शरीर है। वह नॉन-एंटिटी से पूछता है कि उसने उस व्यक्ति को वापस क्यों लाया और इसका क्या मतलब है। फिर वह पूछता है कि क्या वह उसके परजीवी का शरीर है, लेकिन वह समझता है कि वह उस दृष्टि का उपयोग करके अजीब चीज की बेहतर जांच कर सकता है और पूछता है कि जब वह ध्यान से देखता है तो क्या देखता है। वह उस अजीब चीज को उठाता है। चांग जिकुन टिप्पणी करता है कि वह कैसे आसानी से खुद को स्थानांतरित कर सकता है, जैसे कि उसका कोई लगाव ही नहीं है। यह दिखाता है कि वह मूल रूप से परजीवी नहीं है। वह केवल जीवित रहने के लिए ऐसा करता है। जो वह चाहता है वह एक स्वतंत्र पुनर्जन्म है। प्राणी कहता है कि मेजबान की अंतर्दृष्टि शक्ति है। वह वास्तव में सटीक है। वह कहती है कि वह उस पर दांव लगाने को तैयार है और जानना चाहती है कि क्या वह अपने लक्ष्यों के लिए इसमें भाग लेने को तैयार है। फिर वह उससे कहती है कि उसके अवशेष स्वीकार करे और यह उसके ऊपर नहीं होगा कि वह अपनी ताकत दे, बल्कि उसके लिए होगा कि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित और प्रकट करे। वह फिर से उस लड़की को याद करता है जिसने उसे बचाया था और सोचता है कि उसने उस पर भरोसा किया था। अपनी बांह से एक हरकत करते हुए वह कहता है कि उसकी शर्त का परिणाम दोनों के लिए लाभकारी होना चाहिए। फिर वह उस चोगे को लेता है और पहन लेता है। एक ऊर्जा पूरे स्थान में फैलने लगती है और उसकी एक आंख पूरी तरह से बदल जाती है। चांग जिकुन पूछता है कि क्या वह अभी भी अपने वर्तमान मानव रूप को मानती है, लेकिन वह वादा करती है कि जब वह पुनर्जन्म के लिए पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर लेगा तो वह पूरी तरह से मानव बन जाएगा। फिर वह जोड़ती है कि उसने पहले से ही प्रारंभिक पोषण तैयार कर लिया है। जबकि वह आदमी फिर से उस पर कूदता है, लेकिन हमारा नायक हमले को देख लेता है और बिना ज्यादा कठिनाई के उसे रोक देता है। वह सवाल करता है कि क्या वह अतीत को साकार कर रहा है और कहता है कि यह छाया की शक्ति है। वह एक हमला तैयार करता है, ये कहते हुए कि अगर भौतिकीकृत अतीत कमजोर नहीं है तो बैरन एगॉन को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ही वह उस आदमी को सीधे मारता है। अतीत की वह नकल एक अजीब ध्वनि उत्पन्न करने लगती है और अगले ही क्षण वह शुद्ध ऊर्जा से बनी एक प्राणी बन जाती है। हमारा नायक भयभीत नहीं होता और अपने हाथ से एक झटका लहर छोड़ता है। हमला सीधे प्राणी को लगता है। अगले ही क्षण वह चीज जमीन पर जल रही होती है, जबकि वह कहता है कि यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। यहाँ तक कि वही क्षमताएं अलग प्रभाव लाती हैं जब कोई समझता है कि वे अलग तरीके से काम कर रही हैं। शैडो उनके ऊपर उड़ता रहता है और अगर सभी मानव अपहरणकर्ता बैरन जैसे हैं तो वे ऊर्जा घोले पर्याप्त होने चाहिए। फिर लड़की उस कार्य के बारे में बात करती है जो उनके पास है। यह एक आदमी के लिए शिकार होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा नायक थोड़ा थका हुआ है और पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह थोड़ी चिढ़ जाती है, उसे उठने के लिए कहती है। इसके अलावा उसे याद दिलाती है कि यह उसका बिस्तर है। वह टिप्पणी करता है कि उसने और उसके पैरासाइट ब्लिट्स ने गहरी समन्वयता हासिल की है और पूछता है कि क्या उन्हें मून सीज का शिकार नहीं करना चाहिए। गुआन जियो बताता है कि यह एक व्यक्ति है जिसे वह जानता है। फिर वह अपने फोन पर अपनी सहपाठी लॉरी की एक फोटो दिखाता है। वह चुपचाप कंबल में उलझा हुआ देखता रहता है। हमारा नायक कुछ लापरवाह यह भी नहीं जानता कि लड़की कौन है और गुआन जियो नाराज हो जाता है, यह सोचकर कि वह लड़की का मजाक उड़ा रहा है। चांग जिकुन जानना चाहते हैं कि वे उसके पीछे क्यों हैं, क्योंकि उसमें कोई अजीब विशेषताएं नहीं है। बैरन के स्कूल जाने के बाद उस संगठन ने सभी संबंधित लोगों की याददाश्त खो दी, लेकिन वह लड़की गायब हो गई। चांग जिकुन पूछते हैं कि उन्होंने सबकी यादें मिटा दी। संगठन नहीं चाहता कि जनता को अजीब चीजों के अस्तित्व के बारे में पता चले, क्योंकि वे उस ज्ञान और तकनीकों पर एकाधिकार करना चाहते हैं। अगर वे इसे कभी सार्वजनिक करने का निर्णय लेते हैं तो यह केवल तब होगा जब उनके पास दुनिया पर हावी होने की पर्याप्त शक्ति होगी। हमारा नायक जानना चाहता है कि इस लड़की का इससे क्या संबंध है, लेकिन गुआन जियो समझाते हैं कि उनके पास यादें मिटाने की एक परिपूर्ण तकनीक नहीं है। सबसे संभावित स्थिति यह है कि अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो वे उसे अपने फ्यूजन प्रयोगों को सुधारने के लिए उपयोग करेंगे। वह इस बात पर जोर देती है कि लड़का अजीब को चोटिल होते नहीं देखना चाहता, यह पूछते हुए कि क्या वह बस यह सब देखता रहेगा। फिर अगले दिन बहुत सुबह वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने उसे एक इंसान का पीछा करने के लिए कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास ऐसा करने की शक्तियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से समाज के पास लोगों को खोजने का एक प्रभावी तरीका है। यह आपातकालीन सेवाओं को कॉल करके होगा। कुछ हद तक आश्वस्त होकर वह सोचता है कि सबसे अच्छा तरीका है इसे पुलिस पर छोड़ देना। जब वे ऐसा करेंगे तब वह आराम करने के लिए एक झपकी लेगा। फिर वह अपने बिस्तर को ठीक करने के लिए कंबल खींचता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां एक छोटा सा आश्चर्य है और लड़की सोते समय लार टपका रही है। वह भ्रम में अपनी आंखें मलते हुए जागती है। फिर फोन पर वह पुलिस को सूचित करता हुआ प्रतीत होता है कि वह मिल गई है, जिससे वह निराश हो जाती है। वह बाहर भागती है, उसके हाथ से फोन छीन लेती है और उससे रुकने के लिए कहती है। डरी हुई वह उससे पहले उसकी बात सुनने की विनती करती है, क्योंकि वही उसे बचा सकता है, लेकिन वह पहले यह जानना चाहता है कि वह वहां कैसे पहुंची। फिर वह उसे बताती है कि उसने स्कूल के रिकॉर्ड देखे ताकि पता मिल सके, और फिर उसने कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और अपार्टमेंट स्टाफ से दरवाजा खोलने के लिए कहा।
हमारा नायक हैरान है कि वह अपनी क्षमताओं का अच्छी तरह से उपयोग करना जानती है। फिर वह स्कूल में उस रात और उन लोगों के बारे में बात करती है जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। पहले उसे लगा कि यह देखने के लिए है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन उसे लगा कि कुछ गलत है। उसे वह स्थिति याद है जहाँ हर कोई इंतजार कर रहा था और डॉक्टर उन्हें एक एक करके आपातकालीन कक्ष में जाने के लिए कह रहे थे। डॉक्टर ने सबसे खराब स्थिति में लोगों से पहले प्रवेश करने के लिए कहा। डरी हुई लड़की पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं। वह एक दोस्त से कहती है कि यह सब अजीब और भयानक था, लेकिन कोई उसे चुप रहने का आदेश देता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह एक आपातकालीन केंद्र है और उसे चुप रहना चाहिए। तो वह मीठे स्वर में पूछती है कि क्या वे थोड़ी धीमी आवाज में बात कर सकते हैं, लेकिन पास में कोई उसका ध्यान खींचता है जब वह एक आईना ले जा रहा होता है और ऐसा लगता है कि वह आईने के प्रतिबिंब के माध्यम से आपातकालीन कक्ष की खिड़की से कुछ अजीब देखती है। अंदर का व्यक्ति एक तनावपूर्ण स्थिति से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। डॉक्टर बस उस दृश्य को देखता है और कहता है कि यह पहले ही हल हो चुका है। फिर वह अगले व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहती है ताकि वे एक भी मरीज को न खोएं। वह उस स्थिति से डरी हुई खड़ी हो जाती है। युवा व्यक्ति आपातकालीन कक्ष से कुछ हिला हुआ बाहर आता है। वह डरते हुए पूछती है कि क्या हो रहा है। वह व्यक्ति थोड़ा धीमा लगता है और चीजों को सही से समझा नहीं पाता। वह चिंतित हो जाती है क्योंकि वह केवल किसी और के बारे में बात करता है और ऐसा लगता है कि उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। डॉक्टर लड़के को जोर से धक्का देते हैं, उसे जल्दी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ कई अन्य लोग हैं। वह युवक थोड़ा चकराया हुआ लगता है और उसे आराम की जरूरत है, जबकि लड़की को जल्दी से सोचना होगा ताकि वह बच सके। वहां से भाग जाओ। फिर अचानक युवक उस पर उल्टी कर देता है। वह उसे मारती है, चिल्लाते हुए कहती है कि यह घिनौना था। लड़की को खुद को साफ करना है और उसे यह भी नहीं पता कि उसके पास बदलने के लिए अन्य कपड़े हैं या नहीं। डॉक्टर चिढ़कर उसे वापस जाने और परीक्षा में देरी न करने के लिए कहता है और वह जवाब देती है कि उसने उसे साफ साफ सुन लिया। फिर कुछ मिनट बाद वह बाथरूम में खुद को साफ कर रही है। उसे डॉक्टर के शब्द याद आते हैं कि वापस आना है, लेकिन वह सोचती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। अचानक उसे एहसास होता है कि यह भागने का सबसे अच्छा मौका है। वह वहां से बस भाग नहीं सकती, नहीं तो डॉक्टर उसे देख लेंगे। ऐसा लगता है कि उसकी एकमात्र विकल्प खिड़की से जाना है, लेकिन ऊपर से नीचे देखते हुए वह बाहर भी डॉक्टरों को देखती है। वह सोचती है कि डॉक्टर गश्त क्यों कर रहे हैं। यह हर मिनट के साथ अजीब होता जा रहा है। वह समझती है कि कहीं भागने की जगह नहीं है और थोड़ी निराश महसूस करती है। फिर अचानक उसके कान में कुछ होता है। वह जल्दी से मुड़ती है, पूछती है कि यह क्या है। यह एक अजीब इकाई है जो उसके सामने प्रकट होती है। हमारा नायक पूछता है कि क्या वह कह रही है कि एक अजीब चीज भाग गई है। लड़की पुष्टि करती है कि यह सच है और किसी कारण से उसने उसके विचारों को समझ लिया। उसके बाद वह भागने और वहां छिपने में सफल रही। हमारा नायक उससे कहता है कि बस अपना सिर झुका ले। वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। फिर वह पास आता है और उसके बालों की खुशबू लेता है। उत्साहित होकर मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वास्तव में उसमें अजीब के निशान हैं और वह झूठ नहीं बोल रही थी। वह चिढ़ जाती है, जानना चाहती है कि वह उसके कारण खुश है या अजीब के कारण। मजाक में वह पूछता है कि क्या ऐसा ही है। वह उस पर चिल्लाती है, पूछती है कि क्या उसे पता है कि कितने लोग उसके पहले आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन वह सवाल करता है कि इंसानों के बीच उसकी लोकप्रियता का उससे क्या लेना देना है। वह कहती है कि उसे बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी उसे राहत महसूस होती है और जोड़ती है कि उसने वास्तव में उसके साथ शरण लेने के लिए सही जगह चुनी। चांग शिकुन कहते हैं कि सही चुनना बकवास है। वह निराश महसूस कर रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि वह कैसे आसानी से बच निकली, क्योंकि यह आसान नहीं लग रहा था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार उनका सामना किया तो वे भी स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने समुदाय को सतर्क किए बिना स्कूल में अराजकता फैलाई, जो साबित करता है कि वे काफी कुशल हैं। शांग शिकुन कहते हैं कि उन्हें डर है कि उन्होंने जानबूझकर उसे उपकरण देखने दिया होगा और उनका लक्ष्य वह अजीब चीज हो सकती है जिससे वह टकराई थी। लड़की डर जाती है और पूछती है कि क्या वे अब भी उसके पीछे आ सकते हैं। चांग जिकुन पुष्टि करते हैं कि यह काफी संभव है और आशा करते हैं कि वह फिर से उस अजीब चीज को पाए। हताश होकर लड़की कहती है कि वह ब्रेन वॉश नहीं होना चाहती, लेकिन हमारा हीरो उसे पकड़कर कहता है कि उसे चारा बनकर संगठन को लुभाना चाहिए। थोड़ी उलझन में वह इस पर सवाल करती है। वह समझाता है कि उसका लक्ष्य अजीब लोगों को ढूंढना और उनकी मदद करना है, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता अधिक कैदियों से पूछताछ न कर पाने की है। गुआन शियाओ हैरान है कि उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया और संगठन उसके पीछे है। इसके अलावा वह उस अजीब की पहचान जानने के लिए कही गई बातों का उपयोग करेगी। नेरा के सिर को छूते हुए वह उसे बस इंतजार करने के लिए कहती है। अंदर वह थोड़ी सोई हुई लगती है। फिर वह धीरे धीरे वहां जागने लगती है। वह टिप्पणी करती है कि यह बच्चा बहुत परिचित नहीं है। ये एक चमकती हुई जेलीफिश की तरह लगती है जो इधर उधर तैर रही है। वह सवाल करती है कि क्या वह भाग रही है और कहती है कि वह केवल उसकी मदद कर सकती थी अगर वह मानसिक दुनिया में होती। फिर वह अपने पैरों को गले लगाती है, कहती है कि यह अराजक और भयानक है। कुछ समय बाद गुआन शियाओ हमारे नायक को बताती है कि उसने कुछ सुराग पाए हैं। ऐसा लगता है कि यह अजीब व्यक्ति मूल मूनराइज का नहीं है। ये विदेशी हो सकता है और संभवतः मानसिक शक्तियां रखता है। चांग शिकुन जानना चाहता है कि क्या उसने मूनसीज के बारे में कुछ पाया जो यादें मिटाने में सक्षम है, लेकिन लड़की कहती है कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा और यह एक शक्ति है जो उसके प्रभाव के विपरीत काम करती है। इसलिए ईगॉन के विपरीत उनके पास छिपने और छुपाने की शक्ति है। गुआन शाओ जानना चाहती है कि क्या उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि अनुभव होने के बावजूद वह शायद सिर्फ एक व्यक्ति का सामना नहीं करेगा। वह पूछता है कि क्या कोई इकाई भेजी जा सकती है, क्योंकि वह सोचता है कि वह काफी शक्तिशाली है। गुआन शाओ नाराज हो जाती है और सवाल करती है कि अगर बॉस को खुद काम करना पड़े तो उसका क्या उपयोग है।
फिर वह उससे कहता है कि निर्दिष्ट स्थान पर गाड़ी चलाए, क्योंकि वह पहले मून सीज से निपटना चाहता है और फिर अजीब व्यक्ति की मदद करना चाहता है। लोरी वहाँ थोड़ी शर्मीली लगती है। वह सोचती है कि क्या उस कोण से वह सारी सेहत नहीं देख सकता, लेकिन वह पूछता है कि कौन उसे देखने में रुचि रखेगा और कहता है कि अगर वह उसके दृश्य के सामने रहती है तो वह उसे बता देगा। शर्माते हुए वह दृश्य पर सवाल करती है और नहीं जानती कि फोन की वह स्थिति कितनी आकर्षक है, लेकिन चांग शिकुन कहते हैं कि उसका एकमात्र काम है इधर उधर चलना ताकि वह उसे देख सके, जबकि आसपास के लोग लड़की को नोटिस करें। इस तरह उसके लिए दूर से उसे देखना और फोन के माध्यम से यह जानना आसान हो जाता है कि आसपास क्या है, और भले ही आसपास जासूस हो वह उन्हें इस तरह देखने का इरादा रखते हैं। यहाँ तक कि ब्लिट्ज भी स्थिति पर नजर रख रहा है। वह परजीवी उसके हाथ की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वे घंटों से घूम रहे हैं और कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया है। वह चलता है जबकि एक सुरक्षा कैमरा उसकी गतिविधि को फॉलो करता है। हमारा नायक कैमरा के घूमने का सही क्षण पहचानता है। सब कुछ यह संकेत देता है कि कोई उसे किसी और स्थान से देख रहा है। परजीवी कहता है कि कैमरा घूम गया है और स्पष्ट रूप से उसकी निगरानी कर रहा है। वह इस स्थिति को लेकर थोड़ा तनाव महसूस करता है। उम्मीद करता है कि उन्होंने केवल स्काई हाई सिस्टम को हैक किया है। चांग जिकुन उन्हें आज के लिए रुकने के लिए कहते हैं और टिप्पणी करते हैं कि गिरोह की सुरक्षा प्रणाली उनकी सोच से बड़ी है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं देता। वह आदमी कहता है कि वह नहीं सुन रही है। उसके सामने कुछ अजीब होने लगता है। वह ऊर्जा के कुछ प्रकट होने से चौंक जाता है। कुछ उसे बताता है कि वे उसके पास छिपे हुए हैं और उसे उनके पास जाना चाहिए। इस बीच लड़की उस जगह को कांपते हुए देखती है और जैसे किसी प्रकार के ट्रांस में कहती है कि उसे अब वहां जाना चाहिए। वह सोचता है कि उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है चांद के समुद्र नहीं, बल्कि वह अजीब जो उसने पहले देखा था। चांग जिकुन उसकी शक्ति को काफी अजीब पाता है और यहाँ तक कि उसे चिल्लाते हुए भी सुन लेता है। वह उस अजीब से लड़की पर महसूस की गई गंध को याद करने लगता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि यह अजीब फेरोमोन संचार का उपयोग करता है, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि अजीब अभी लॉरी को क्यों बुलाएगा। फिर वह उस जगह को देखता है जहाँ वह छिपा हुआ है और यह एक होटल लगता है। वह होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है जो खाली लगता है। काउंटर पर झुकते हुए वह कहता है कि आसपास कोई नहीं है। वह अपने परजीवी से कहता है कि वह भी कुछ नहीं देख रहा है। ऐसा लगता है कि स्क्रीन सीमित है और लड़की के कोई संकेत नहीं है, लेकिन उसने कैमरों को याद कर लिया है और उसे मार्गदर्शन कर सकता है। ऊपर से एक आवाज आती है, कहती है कि वे स्थिति की जांच कर रहे थे। कुआन जो प्रकट होता है कहता है कि स्काई आई वास्तव में हैक हो गया था और सब कुछ इंगित करता है कि यह मून सीज था। यह भी संकेत करता है कि मून सीज पास में है और सबसे खराब स्थिति यह होगी कि अजीब व्यक्ति और संगठन दोनों से निपटना पड़े। चांग जिकुन को लगता है कि वह जिस कोण से उससे बात कर रही है वह थोड़ा अजीब है, लेकिन वह दावा करती है कि वह निगरानी के लिए नहीं है। परजीवी पूछता है कि उसने लड़की को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। वह जवाब देता है कि इस बार दुश्मन छुपा हुआ है। वह समझाता है कि उसका लक्ष्य मदद करना है, लेकिन उसकी शक्ति बड़ा अंतर ला सकती है। वह कहता है कि मूनराइज के नाम पर वह मानव रूप में काम करती है, इसलिए संभावना है कि संगठन उसकी पहचान जानता हो। उसे ले जाने से दुश्मन सतर्क हो जाएगा और उसका काम जटिल हो जाएगा। इसके अलावा जांच कौशल के बारे में वह काफी आत्मविश्वास से भरा लगता है, क्योंकि वह जगह जगह आंखों वाले विभिन्न टेंटिकल फैलाता है। वे आंखें दरवाजे खोलने और अंदर जासूसी करने लगती हैं। वे खिड़कियों के माध्यम से भी अंदर जाकर लक्ष्य की खोज करती हैं। चांग जिकुन सोचते हैं कि ब्लिट्स की वजह से वे अपनी आंखें बंद करके भी विभिन्न स्थितियों को देख सकते हैं। निराश होकर वह केवल मजे करते हुए जोड़ों को पाते हैं और उनका परजीवी टिप्पणी करता है कि उसने वहां कुछ अलग उम्मीद की थी। वह कहते हैं कि उन्हें इस अरबों की दुनिया में उबाऊ दृश्यों के इस समूह की परवाह नहीं है, जब तक बेशक प्रतिभागी अजीब ना हो। फिर वह कहता है कि यह इसके लायक होगा, लेकिन परजीवी कहता है कि वह एक अजीब के रूप में इसका उत्तर नहीं दे सकता। अगले ही पल वह कहता है कि उसे कुछ मिला है और ऐसा लगता है कि वह लड़की एक ट्रांस में चल रही है। वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है, लेकिन वह अकेली नहीं है, क्योंकि खिड़कियों और दरवाजों पर कई अन्य अजीब लोग सतर्क हैं। चांग जिकुन कहते हैं कि वह कुछ अजीब नहीं देख रहे हैं। उसी समय कुछ अजीब उनके पीछे से गुजरता है। उनका परजीवी उस हरकत को महसूस करता है और समय पर हमले को रोक देता है। ऐसा लगता है कि वह सही थे। अजीब व्यक्ति बॉडीगार्ड को नियंत्रित कर रहा है और सभी को मानसिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। फिर वह टिप्पणी करते हैं कि उन्हें लगता है कि कौन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़का उन चीजों के बारे में थोड़ा उत्साहित लगता है जो इधर उधर लहरा रही हैं, जबकि परजीवी बताता है कि वह क्या करेगा। वह कह सकता है कि वह फंसा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से वैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि इसका बाकी हिस्सा किसी और स्थान पर या शायद किसी और आयाम में है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपने हाथ से जांच करता है और महसूस करता है कि वह केवल एक टेंटिकल देख सकता है। वह आगे बढ़ता रहता है और स्कैन करता रहता है, जबकि परजीवी उसे उस विचित्र इकाई से बचाता है। अब उसके पैर भी चमकते हुए टेंटिकल्स में बदल जाते हैं। चांग जिकुन को यह अद्भुत लगता है कि केवल देखने के कोण को उलटकर अजीब चीजें देखी जा सकती हैं। फिर वह प्राणी से पूछता है कि क्या उसे मलामार कहना चाहिए। वह इकाई कहती है कि उसे देखा गया है और वह दुश्मन है। वह जमीन से उठता है मुस्कुराते हुए। वह कहता है कि वह दुश्मन है और टकराव आवश्यक है। फिर वह अपने गुलामों को बुलाता है और उन्हें उसे मारने का आदेश देता है।
यह चांग जीकुन को उस समय की याद दिलाता है जब वह उस लड़की से मिला था जिसके पास नट्स थे, क्योंकि गुआन जियो के अनुसार सिगरेट की शक्ति मानसिक है। वह कहता है कि उस उल्टे मानव आकृति की तुलना में उसे जेलीफिश अधिक आकर्षक लगती है। गुलाम लोग हमारे नायक के खिलाफ उसे नष्ट करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं। एक हमला करीब आता है लेकिन वह आसानी से बच जाता है। लॉरी फिर से हमला करता है और एक बार फिर वह किनारे हो जाता है। वह देखता है कि एक और आदमी झुका हुआ आ रहा है हमला करने के लिए। वह अपने हाथ को सामने रखकर वार को रोकता है। फिर प्रत्येक हाथ से वह उन 2 लोगों पर हमला करता है, उन्हें पहले ही निष्क्रिय कर देता है। उसे एहसास होता है कि वे कमजोर हैं और वह इसे बिना किसी कठिनाई के संभाल सकता है। जेलीफिश को यह वास्तव में अद्भुत लगता है। ये कहता है कि उसने मानसिक दुनिया में अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखा है और अगर वह चाहे तो वहां उसके साथ प्रशिक्षण ले सकता है। लेकिन कुछ फिर से उसका ध्यान खींचता है। कई जेलीफिश दिखाई देती हैं जो लोगों को उल्टा पकड़कर एक ट्रांस में रखती हैं। ब्लिट्ज उसे बताता है कि किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मानसिक छवि है और असल जिंदगी में वे वैसे ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें विचित्र संस्थाओं के रूप में देखना उसे थोड़ा परेशान करता है। फिर वह घबरा जाता है, सोचता है कि यह किसी तरह की चाल है और कहता है कि उसका दिमाग बिखर रहा है। परजीवी उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि ठंडा दिमाग उसकी सबसे अच्छी हथियारों में से एक है। लेकिन वह कहता है कि वह शांत दिमाग वाला है और बस उन चीजों से वही निपटेगा। फिर वह अपनी शॉकवेव शक्ति का उपयोग करता है जिससे सभी को मारता है। वे जीव प्रभावित होते हैं और पिघलते हुए लगते हैं, जिससे हमारा नायक हैरान रह जाता है। किरणें उन सभी पर फैलती रहती हैं और चांग जीकुन बिना दया के फायर करता है। वह देखता है कि क्षेत्र में कुछ हलचल की बूंदें हैं। उसे एहसास होता है कि उसने वहां प्रवेश करने के बाद से इस हलचल को नहीं देखा था। वे बेचैन लग रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे नहीं पता कि वे विचित्र संस्थाएं हैं या मनुष्यों द्वारा नियंत्रित भाग। वह मानता है कि निराकार और निशान रहित पानी उसका सच्चा माध्यम है, लेकिन अंत में विचित्र कहता है कि वह गलत है। यह उसे बताता है कि यह उन लोगों के गहरे विचारों को समझ सकता है जिनसे यह मिलता है, और यह ज्ञान ही इसका असली हथियार है। ये कहता है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हर कोई इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इस टकराव के लिए सारी गलती उसी की है। केवल उस संपर्क से ये पहले ही जान चुका था कि उसके सिर पर और उन रूपों का उपयोग करके उसे परेशान किया। जैसे उसे एक अजीब इकाई को समझने के लिए केवल एक नजर की जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि उसने भी वही किया। परजीवी उसे पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अगर वह यहाँ असफल होता है तो वह निगल लिया जाएगा। लेकिन वह संतुष्ट लगता है और कहता है कि उसने कभी इतना हल्का महसूस नहीं किया। वह मलामार से पूछता है कि क्या उसने कहा था कि ज्ञान उसका हथियार है, लेकिन यह दावा करता है कि वह केवल आधी तस्वीर देखती है। अजीब इकाई उत्तेजित हो जाती है, पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वह समझाता है कि उसने उसके विचार देखे और उसे सुना, जिससे भ्रम हुआ, लेकिन उसके इरादों को नहीं समझा। और वह जोड़ता है कि वह यह नहीं देख सकती कि इस पूरे समय उसकी देखभाल कौन कर रहा था। फिर एक विशालकाय हाथ प्रकट होता है जो उस जेलीफिश को पकड़े हुए है। वह उसे बताता है कि उसने उसकी चिंता का फायदा उठाया होगा, लेकिन वही थी जिसने पहले लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसके पैर से पकड़कर और उसे अपने मुंह की ओर लाते हुए वह कहता है कि वह अस्थिर, भयानक और घृणित है, लेकिन उसे खाया जाना चाहिए। प्राणी चिल्लाता है जब उसे नेरू के मुंह की ओर ले जाया जाता है। असली दुनिया में वापस वह जमीन पर पड़ी है और सभी गुलाम बेहोश हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मन इतना डर गया था कि उसने अपनी मानसिक दुनिया को खुद ही नष्ट कर दिया। ये मायने नहीं रखता था कि अंदर कितना मजबूत था, क्योंकि असली दुनिया में यह सिर्फ एक जेलीफिश थी। लेकिन उसे पता था कि नेरू यह लड़ाई जीत सकता है। वह माफी मांगता है कि उसने उसका फायदा उठाया, लेकिन कहता है कि उसे बिना चोट पहुंचाए जीतने के लिए ऐसा करना पड़ा। अचानक नेरू हताश हो जाता है, शोर मचाने लगता है। हैरान होकर चांग झाइचुन पूछता है कि समस्या क्या है। एक आवाज पूछती है कि क्या वह अपनी बाहें नीचे कर सकता है। एक महिला उसे अजीब पंजों से गर्दन से पकड़ लेती है, कहती है कि अगर वह आत्मसमर्पण कर दे तो वह उसके दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाएगी। चांग झाइचुन हैरान होकर पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वह व्यक्ति इस सवाल की परवाह नहीं करता और अपने पंजे को उसकी गर्दन में ढसा देता है। वह कहती है कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि विरोध न करे और वही हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह बचाव करने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसने कब लड़ाई की, और दावा करता है कि वह बस, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देती है और फिर से घायल कर देती है। वह अब और देख पाने में असमर्थ लगता है और कुछ विष है जो यह कर रहा है हालात को और भी बदतर बनाने के लिए। परजीवी भी नहीं देख सकता क्योंकि वे शरीर साझा कर रहे हैं। महिला कहती है कि चूंकि वह विचित्र प्राणियों का फुसफुसाने वाला है, उसकी दृष्टि एक प्राकृतिक हथियार है, लेकिन वह कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लक्ष्य जेलीफिश है और अगर वह कुछ नहीं करता तो वह ठीक रह सकता है। हमारा नायक पूछता है कि उसे उस पर विश्वास क्यों करना चाहिए। नेहरू हिल जाता है और महिला कहती है कि वह उसके शब्दों पर भरोसा कर सकता है। नेहरू उसकी गोद से कूदकर भाग जाता है। चांग झाइचुन सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि दुश्मन के पास कोई मानसिक शक्ति नहीं है और वह आत्मा को नुकसान पहुंचाने के लिए विष का उपयोग करता है। फिर अचानक वह कहती है कि टैटर्स उठ सकता है और एक अजीब प्राणी जवाब देता है कि वह मौजूद है। लड़की उसे आदेश देती है कि वह जमीन से अजीब प्राणी को उठाए और तुरंत बिना किसी अन्य विचार के वहां से चला जाए। प्राणी जेलीफिश के पास जाता है और कहता है कि वह उसकी इच्छा के अनुसार करेगा। हमारा नायक सवाल करता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे हार मान लेनी चाहिए या लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अजीब प्राणी कहता है अवरोध, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ उसे परेशान कर रहा है। उसके पीछे गुआन जियो दिखाई देती है, अपने कपड़े एक छोटे कुत्ते की तरह पकड़े हुए। लड़की पूछती है कि क्या कोई मून सीज उपकरण है जो रोबोट की तरह बात करता है। फिर वह नियंत्रण पर एक बटन दबाती है और उस स्थान पर एक बड़ा विस्फोट होता है।
महिला अचानक से चौंक जाती है और मलबे से खुद को बचाने की कोशिश करती है। धुएं के बीच वह देखती है कि उसने छत में एक छेद कर दिया है और वहां से गुआन शियो हमारे नायक को बचाने में सफल होती है। वह कहती है कि जैसा उसने अनुरोध किया था उसने कार पास में पार्क कर दी थी, लेकिन अगली बार वह चाहती है कि उसे चेतावनी दी जाए जब चीजें गलत हों। चांग जाइचुन कहते हैं कि यह डांटने का समय नहीं है। अजीब प्राणी अभी भी नीचे है। फिर वह कई टेंटिकल्स के माध्यम से अपना हाथ नीचे तक पहुंचाने के लिए बढ़ाती है। ऐसा लगता है कि वह प्राणी की प्राकृतिक सुरक्षात्मक बाधा को छूती है जो जीवन शक्ति से भरी है। वह चीज कहती है कि उसने जेलीफिश को निगलते हुए सफलता प्राप्त की। महिला कहती है कि वे केक नहीं खा सकते और उसे रख भी नहीं सकते। वह इस अजीब प्राणी को चंद्रमा के समुद्रों के लिए दावा करती है। लड़की को एहसास होता है कि वह लाभदायक स्थिति में नहीं है। अचानक हमारे नायक को फिर से दिखाई देने लगता है। वह देखती है कि वह कमरे में बैठा है और उसका साथी उत्साहित है कि उसने विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पा लिया है। नेरू खुशी से उस पर कूद जाती है और वह कहता है कि इसका मतलब है कि संगठन ने अजीब प्राणी को ले लिया। गुआन जियो कहती है कि उसका लक्ष्य उसकी मदद करना है, इसलिए उसकी सुरक्षा प्राथमिकता है और अब से उसे संगठन को कम नहीं आंकना चाहिए। चांग जाइचुन मानते हैं कि संगठन वास्तव में उन्हें अच्छी तरह जानता है और उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया गया, लेकिन अगर वह सोचती है कि उनकी क्षमताएं केवल दृष्टि तक सीमित हैं तो वह गलत है। गुआन जियो जानना चाहती हैं कि वह आगे क्या कहेंगे। वह टिप्पणी करते हैं कि वह उन ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज को पहचान सकते हैं। वह महसूस करता है कि दुश्मन काफी लंबा है और उसकी छुअन नरम है। भाषण पैटर्न के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। इसके अलावा वह नोटिस करता है कि उसने महंगा इत्र लगाया है। उसे वह क्षण याद आता है जब उसने कहा था कि वह विचित्र प्राणियों का फुसफुसाने वाला है। चांग जाइचुन सोचते हैं कि क्या वह कभी एक स्टार थी, शायद एक मॉडल या अभिनेत्री, और जिस तरह से उसने उसे पकड़ा उसे लगता है कि उसका अजीब अंग उसके कंधे के पास होना चाहिए। चांग जाइचुन कहते हैं कि उन्हें एक आश्चर्य हो सकता है देखने में। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अलविदा।